हेलो एवरीवन, ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर करेंगे जो 12 से लेकर 18 जनवरी तक आपको देखने को मिलते हैं। तो आई होप आपने इससे पुरानी वाली शीट को वाइंड अप कर लिया होगा और उसके साथ जो स्टैटिक और जो करंट अफेयर था वो आप कवर कर चुके होंगे। ठीक है, तो आज हम अगले इंपॉर्टेंट हफ्ते वाले करंट अफेयर पे जाएंगे। आप सबको पता है पहले आपके पास क्या रहते हैं, प्रीवियस वीक के क्वेश्चंस, इसके आंसर आप हमें दे देंगे यहाँ पर और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं आज के पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ या पहले इंपॉर्टेंट सेक्शन की तरफ, जिसका नाम आता है अपॉइंटमेंट और पर्संस इन न्यूज़। इसके बारे में बात करना शुरू करते हैं। ठीक है, आइए तो गौर करेंगे, एक एक चीज़ इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और उसके साथ जो स्टैटिक ऐड होगा उसके बारे में बात भी कर लेंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन गौर करते हैं। यहाँ पे पहला करंट अफेयर किससे डील करता है, गौर करो। कहता है यहाँ पर आपके पास कि फर्स्ट वुमेन, गौर करना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपके पास, यहाँ पे लिखा है फर्स्ट वुमेन। बेटा यहाँ पे छोटी सी एक करेक्शन है, आपने गौर करना है, छोटी सी एक करेक्शन है, ये फर्स्ट वुमेन नहीं है, ये सेकंड वुमेन बनी है। ठीक है, तो गौर करना, ये सेकंड वुमेन चीफ जस्टिस हैं किसकी, मेघालय हाई कोर्ट की। तो ये आपने यहाँ पे समझना है कि सेकंड कौन बनी है आपके पास, सेकंड वुमेन चीफ जस्टिस हैं किसकी, मेघालय हाई कोर्ट की। तो ये आपने यहाँ पे समझना है। सेकंड है बेटा, गौर करना, मैं रिपीट कर रही हूँ, ये करेक्शन कर लेना अपने पास। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो सबसे पहली थी बेटा उनका नाम था टी मीना कुमारी। क्या नाम था उनका, टी मीना कुमारी, जो कि अगर हम बात करें तो 2013 के आसपास क्या रही है, फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस रही है। कहाँ की, तो आप याद रखेंगे मेघालय हाई कोर्ट की। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट आपने यहाँ पे करेक्शन करना है। अब कहता है, अब गौर करते हैं ये सेकंड वुमेन कौन है, तो गौर करोगे सेकंड इनका नाम आता है रेवाती मोहिते देरे। तो आप बस रेवाती याद रख लो, आगे पेपर में टिक हो जाता है रेवाती। और ये क्या बनी है बेटा, सेकंड वुमेन चीफ जस्टिस बनी है किसकी, मेघालय हाई कोर्ट की। तो ये क्वेश्चन तो हमें यहाँ पे क्लियर हो गया कि मेघालय हाई कोर्ट की नई चीफ जस्टिस अपॉइंट हुई है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखो यहाँ से कि जब भी चीफ जस्टिस को अपॉइंट किया जाता है उन्हें ओथ कौन दिलाता है। तो गौर करो यहाँ पे, ओथ कौन दिलाता है, तो आप याद रखेंगे गवर्नर उन्हें क्या दिलाते हैं, ओथ दिलाते हैं। मतलब जो भी व्यक्ति मेघालय का क्या होगा, गवर्नर होगा, वही पर्सन क्या दिलाएगा, उनको ओथ भी दिलाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट क्या लिखा है, कहता है हाई कोर्ट जजेस इन इंडिया आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। अब एक और क्वेश्चन आपके पास आ गया, मतलब अपॉइंट कोई और कर रहा है, शपथ कोई और दिला रहा है। तो अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट, ओथ कौन दिलाता है, तो आप याद रखेंगे गवर्नर। और कौन से आर्टिकल के तहत प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करते हैं, तो आर्टिकल का नंबर आता है आपके पास 217। क्या नंबर आता है, 217। ठीक है, ये हो गया हमारे पास एक छोटा सा करंट अफेयर। अब इसके बारे में और स्टैटिक के बारे में बात करते हैं और चीजों को हम यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, देखिए आपको याद होगा पिछले ही किसी करंट अफेयर में, पिछले वाले करंट अफेयर में हमने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में पढ़ा था, अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, आइए गौर करते हैं, स्टैटिक भी जोड़ते हैं इसके साथ और जो सेक्शन क्वेश्चन बन सकता है उसकी तरफ गौर करते हैं। ठीक है, देखो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस पूरे के पूरे इंडिया की, गौर करना, यह क्वेश्चन सुनना ध्यान से, फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस पूरे के पूरे इंडिया की कौन हुई, तो याद रखेंगे सबसे पहले आप याद रखेंगे उनका नाम आएगा लीला सेठ। क्या नाम आता है इनका, लीला सेठ, याद रखना। और ये किस हाई कोर्ट की वो थी, चीफ जस्टिस बनी थी, तो याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की क्या बनी थी, चीफ जस्टिस। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अगर मैं आपसे बोलूं कि पूरे के पूरे इंडिया में कितने हाई कोर्ट है, तो एट प्रेजेंट कितने हाई कोर्ट है अपने पास, यहाँ पे 25 हाई कोर्ट है, ये हमें क्लियर हो गया। पर इन 25 हाई कोर्ट में से मेल तो रहे ही होंगे चीफ जस्टिस, पहली फीमेल कौन थी, तो आप आंसर याद रखेंगे लीला सेठ। और लीला सेठ कौन से हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बनी थी, तो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बनी थी। ठीक है, बन गया क्वेश्चन। अब गौर करेंगे एट प्रेजेंट, मैंने भी आपको क्या बताया, यहाँ पर कितने हाई कोर्ट है अपने पास, 25 हाई कोर्ट है। अब एक चीज पे गौर करना और समझना, एट प्रेजेंट अगर गौर किया जाए इंडिया में स्टेट्स कितने हैं, तो इंडिया में स्टेट्स तो बेटा 28 है अपने पास, यहाँ पे 28 राज्य है भारत के पास। अगर 28 राज्य है तो फिर 25 हाई कोर्ट कैसे हो सकते हैं, तो गौर करेंगे, समझते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, ध्यान से सुनेंगे, कौन सा वाला एक्ट आता है, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 का, जो क्या कहता है, समझो इस बात को, जो कहता है कि दो राज्यों का
प्लस यूटी का कॉमन क्या हो सकता है बेटा, कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है। तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो गौर करने वाली बात हुई, पूरे इंडिया की जितनी भी हाई कोर्ट है उसमें पहली फीमेल चीफ जस्टिस कौन हुई, तो आंसर होगा लीला सेठ। पर लीला सेठ किस राज्य की थी, तो याद रखना है हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की। उसके अलावा एट प्रेजेंट कितने हाई कोर्ट हैं, 25। राज्य कितने हैं, 28। तो गौर करने वाली बात है, ये कैसे पॉसिबल है यहाँ पर, तो गौर करेंगे जो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो कहता है कि दो राज्यों का भी प्लस एक यूटी का भी क्या हो सकता है, कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है। तो हमें अमेंडमेंट याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर आपने थोड़ी सी पॉलिटी और अच्छे तरीके से पढ़ी है तो यही अमेंडमेंट कहती है, सेम अमेंडमेंट कहती है कि दो राज्य प्लस यूटी का कौन हो सकता है, कॉमन। ध्यान रखना कॉमन गवर्नर भी हो सकता है। तो ध्यान रखना यही सेम अमेंडमेंट है जो हमें किसके लिए याद रखनी है, गवर्नर के लिए भी, और गौर रखेंगे किसके लिए भी, हाई कोर्ट के लिए भी, ठीक है। क्लियर हो गया। अब आते हैं इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं और जो चीजें ऐड हो पाएंगी उसको ऐड करते हैं, ठीक है। गौर करो, देखो अगर हम बात करते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 214 से लेकर 231 पार्ट नंबर 6th ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गौर करेंगे किसके साथ डील करता है, ये हाई कोर्ट के साथ डील करता है, ठीक है। 214 से लेकर 231 किसके साथ डील करता है बेटा, तो ये डील करता है हाई कोर्ट के साथ, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है। अब गौर करते हैं अगला पॉइंट क्या है, गौर करो। अगला पॉइंट कहता है इंडिया में सिंगल, गौर करेंगे इंटीग्रेटेड, ध्यान से लिख लेना वहां पर, सिंगल इंटीग्रेटेड क्या है बेटा, हमारे पास जुडिशरी है, ठीक है। समझो इस बात को, सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब हो गया कि इस तरीके से एक पैटर्न है अपने पास। अगर गौर करोगे तो सबसे नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट याद करो, जिनका एक और नाम क्या आता है आपके पास, सब ऑर्डिनेट कोर्ट। इन्हीं को हम क्या कहते हैं बेटा, इन्हीं को हम सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स भी कहते हैं। इसके ऊपर कौन सा आ जाएगा, हाई कोर्ट, और सबसे टॉप में कौन सा आ जाता है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये एक इंटीग्रेटेड हमारे पास क्या है, जुडिशियल सिस्टम है, ठीक है। अब गौर करो, ये जो इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है ये हमने कहां से कॉपी करा है, तो याद रखना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर किसकी बात की गई थी, सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी की बात की गई थी। तो ये आपको यहां पर समझना है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब अगला पॉइंट, एक और चीज गौर करते हैं किसके बारे में, ये जो इंस्टीट्यूशन है, गौर करेंगे ये जो इंस्टीट्यूशन है किसका, हाई कोर्ट का, ये कब स्टैब्लिश हुआ, तो गौर करेंगे ये जो इंस्टीट्यूशन है हाई कोर्ट का ये कब आया था बेटा, ये 1861 में आया था। कब आया था यहाँ पर, 1861 गौर करोगे तो भारत में अंग्रेज हैं इस समय पे, ठीक है। और कौन है गवर्नर जनरल, तो याद रखना सर जॉन लॉरेंस कौन है इस समय का, तो आप याद रखेंगे सर जॉन लॉरेंस इस समय पे गवर्नर जनरल है, ठीक है। जैसे आज प्रेसिडेंट वगैरह होते हैं वैसे अंग्रेजों के टाइम पर कौन होते थे, गवर्नर जनरल होते थे। क्लियर हो गया। तो ये आपको इसके साथ यहाँ पर जोड़ना है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि इंडिया की पहली हाई कोर्ट कहाँ बनी थी, तो याद रखना सबसे पहली हाई कोर्ट कहाँ पर आती है, कैलकटा, कैलकटा के बाद है मद्रास, और मद्रास के बाद है बॉम्बे, ठीक है। एक बात याद रखना, ये तीनों की तीनों बनी कब है, 1862 में बनी है। और किस एक्ट के किस एक्ट के अंदर बनी थी, तो इंस्टीट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट एक्ट कब का है, 1861 का, याद रखना। पर अगर इनमें भी सबसे ओल्डेस्ट पूछी जाए तो सबसे पुरानी कौन सी आती है, कैलकटा, क्योंकि बनी तो तीनों की तीनों एक ही साल में है। पर गौर करो पहले कौन सी बन गई थी, मतलब महीने होते हैं ना यार एक साल में, तो मतलब ये जल्दी बन गई थी, आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। और इसके अलावा जो इंडिया की 4th नंबर की हाई कोर्ट थी बेटा वो कौन सी थी, तो वो आप याद रखेंगे इलाहाबाद। और इलाहाबाद कब बनी थी, तो 1866 में ये क्या बनी थी, हमारे पास हाई कोर्ट बनी थी, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको इसके साथ लिखने हैं ताकि आपको याद रहे कि आप किस चीज के साथ आप क्या क्या यहाँ पर जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो याद रखना सबसे पुरानी कौन सी आती है हमारे पास, सबसे पुरानी आती है हमारे पास कैलकटा हाई कोर्ट, जिसका उद्घाटन अगर गौर किया जाए तो 2 जुलाई 1862 को किया गया था, ठीक है। तो ये अगस्त के बाद ही बनी थी, पर ये कब बन चुकी थी, तो ये जुलाई में बनी है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब अगला, अब गौर करते हैं एक दो चीजों पे और इसके साथ एक दो चीजें और जोड़ के पढ़ते हैं। गौर करना, देखो अगर हमसे पूछा जाए, अगर हम गौर करें यहाँ पे, जो हाई कोर्ट होते हैं ना बेटा, एक बात याद रखना, जो हाई कोर्ट होते हैं उन्हीं को
एपेक्स, गौर करना, जुडिशियल क्या कहा जाता है, बॉडी कहा जाता है, कहाँ की, तो याद रखना इन द स्टेट। तो अगर एक राज्य की कोई जुडिशियल बॉडी होती है या टॉप लेवल की जुडिशियल बॉडी होती है किसी राज्य की, तो आंसर क्या होगा अपने पास, हाई कोर्ट इसका आंसर रहेगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया अपने पास। अब एक और चीज, ठीक है, याद रखना जज बनने के लिए या चीफ जस्टिस बनने के लिए कोई भी मिनिमम एज, ध्यान से सुनना इसको, मिनिमम एज नहीं है, ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, मतलब आप अगर मान लो 45 साल के हैं, जितने भी आप साल के हैं, आप क्या बन सकते हैं, आप हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन सकते हैं। पर गौर करना यहाँ पे कोई भी मिनिमम एज नहीं है, ऐसे नहीं कि 15 साल वाला या 16 साल वाला या 21 या 22 या 25, ऐसी कोई एज नहीं है, याद रखना। हाँ, बट गौर करेंगे रिटायरमेंट की एज पक्की है। तो रिटायरमेंट की एज कब की है बेटा, तो वो है 62 ईयर्स की, ये आप इसके साथ यहाँ पर ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो गौर करो, आने की तो कोई उम्र नहीं है, ठीक है, आने का तो कोई मिनिमम टाइम नहीं है, पर जाने का टाइम तय है। और जाने का टाइम कब का है बेटा, तो वो कब हो जाएगा, रिटायरमेंट कब हो जाएगी, तो आप याद रखेंगे 62 ईयर्स में क्या हो जाएगी, एक पर्सन की रिटायरमेंट कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये आप इसके साथ यहाँ पर जोड़ लेंगे और इसके साथ ये जो चीज़ें बोली गई हैं वो आप इसके साथ यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का। अब अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखते हैं। ठीक है, अगला वाला। अच्छा, एक और बात है ना, यहाँ पे एक दो फैक्ट हम किसके साथ सीख सकते थे, हम मेघालय के साथ भी सीख सकते हैं, क्योंकि मेघालय से भी हमारे पेपर में क्वेश्चन बन जाता है ना। ठीक है, देखो आ जाओ, मेघालय से 2-4 फैक्ट सीखते हैं फटाफट से। आइए, सबसे पहले बात करते हैं मेघालय की। गौर करेंगे, मेघालय के बारे में हम जब भी बोलते हैं तो मेघालय को अबॉर्ड ऑफ, गौर करना, अबॉर्ड ऑफ क्लाउड्स कहा जाता है। ठीक है, मतलब कह सकते हैं बादलों का घर। मेघा मतलब क्या होता है बेटा, क्लाउड्स को ही तो कहते हैं मेघालय। ठीक है, अगर हम इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी कौन सी आ जाती है, शिलोंग। क्या राजधानी आती है, शिलोंग। और गौर करेंगे शिलोंग को ही क्या कहा जाता है, स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। गौर करना, स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है किसको, शिलोंग को। और क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि बहुत सुंदर है देखने में। ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स सीनरी, ये बहुत ही ज्यादा सुंदर हमें देखने को यहाँ पर मिलता है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें मेघालय कब बना था, तो 21 जनवरी 1972 को हमारे पास क्या बना था बेटे, हमारे पास बना था मेघालय। क्लियर हो गया। अगला पॉइंट इसके बाद का, अगर हम बात करें यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं। ट्राइब्स कौन कौन सी हैं, तो याद रखो गारो। ठीक है, और गारो का एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल भी होता है और डांस होता है, उस डांस का नाम है लाहो। तो लिख लेना वहां पर लाहो। कहाँ का डांस है, वैसे तो मेघालय का डांस है, बट अगर आपसे पूछे कौन सी कम्युनिटी करती है तो आंसर क्या होने वाला है, फिर आपके पास गारो इसका आंसर होने वाला है। ठीक है, गारो, उसके अलावा खासी और उसके अलावा जंतिया, ये सब किसकी इंपॉर्टेंट ट्राइब्स आ जाती हैं, तो आप याद रखेंगे ये ट्राइब्स आ जाती हैं मेघालय की। ठीक है, और याद रखना ये ट्राइब्स भी हैं प्लस हिल्स भी हैं वहां पे। ठीक है, ध्यान रखना ये हिल्स भी हैं वहां पर। ठीक है, छोटी छोटी पहाड़ियां भी हैं, छोटी नहीं ठीक ठीक पहाड़ियां भी हैं और ट्राइब भी हैं आपके पास। ठीक है, उसके अलावा जब हम मेघालय की बात करते हैं तो मेघालय एक इंटरनेशनल बॉर्डर टच करता है। और किसके साथ इंटरनेशनल बॉर्डर टच करता है, तो आप याद रखेंगे बांग्लादेश के साथ ये इंपॉर्टेंट क्या करता है, एक यहाँ पर बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, उसके अलावा नेशनल पार्क की बात करते हैं तो एक आप याद रखेंगे नौकरेक, याद रखना एक आएगा नौकरेक और एक आ जाएगा बल प्रकम। ठीक है, बल पराक्रम इस तरीके से नाम आएगा उसका, तो ये आप इसके साथ यहाँ पर नोट कर लेंगे। ठीक है, तो लाहो डांस कौन सी कम्युनिटी करती है, तो याद रखेंगे, सॉरी मैंने आपको गारो बोला, सॉरी ये आ जाएगा लाहो कौन करती है बेटा, जंतिया कम्युनिटी करती है। ठीक है, कौन सी कम्युनिटी करती है, जंतिया कम्युनिटी करती है। ठीक है, चलिए तो ये आप इसके साथ यहाँ पर नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्या है समझो। कहता है जो मार्क जुकरबर्ग है, जो फाउंडर और सीईओ है किसके, मेटा प्लेटफॉर्म के, इन्होंने अनाउंस करा है, किसे क्या अनाउंस करा है, तो गौर करेंगे कि डीना पोवेल, क्या नाम है इनका, मैककॉर्मिक, अब आप डीना याद रख लो। ठीक है, इसके लिए कहता है ये न्यू प्रेसिडेंट भी बनी है और वाइस चेयरमैन भी बनी है। तो गौर रखना आपने यहाँ पर, अगर हम बात करते हैं ये क्या क्या बनी है, तो गौर करना डीना पोवेल क्या बनी है, न्यू प्रेसिडेंट, और क्या बनी है यहाँ पे, वाइस चेयरपर्सन बनी है। ठीक है, अब गौर करना और ध्यान देना। ठीक है, माना जाता है कि डीना पोवेल का जो पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन है वो किस फील्ड में सबसे ज्यादा है, एआई वगैरह की फील्ड में बहुत ज्यादा अच्छा है, मतलब इनको पूरी नॉलेज है इन सब चीजों की। ठीक है, तो गौर करेंगे, कहता है शी सर्व्ड एज अ डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी रही हैं, किसकी रही हैं, तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड
ट्रंप की, याद रखना, हेल्ड सीनियर व्हाइट हाउस की, और उसके अलावा स्टेट डिपार्टमेंट रूल्स पे भी इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है। ठीक है, तो इतना तो हमारे काम का नहीं है, हमें बस इतना याद रखना पड़ेगा कि अगर गौर किया जाए तो मेटा की अगर हम बात करते हैं न्यू प्रेसिडेंट कौन बनी है, तो डीना पोवेल बनी है, और वो पहले कहां सर्विसेज दे चुकी हैं, तो आप याद रखेंगे डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पर और किसके टाइम पर, जॉर्ज बुश के टाइम पर। ठीक है, वॉशिंगटन बुश के टाइम पर, ये आप यहां पर याद रखेंगे। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं करना है आपने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन सा आता है, नेशनल अफेयर्स का। ठीक है, ध्यान देंगे और एक एक लाइन को यहां पर क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, गौर करो। कहता है इंडिया का जो नॉन फॉसिल फ्यूल है, अच्छा बेटा अब नॉन फॉसिल फ्यूल से पहले एक टर्म पकड़ते हैं। टर्म कौन सी आती है, फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, गौर करो। सबसे पहले हम किसे समझ लेते हैं कि फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं, तो गौर करो बच्चे, फॉसिल फ्यूल एक प्रकार, मतलब अगर हम बात करें पहले फॉसिल फ्यूल समझते हैं, फिर हम किसको समझ पाएंगे यहां पर, फिर हम नॉन फॉसिल फ्यूल्स को भी क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो गौर करो, माना जाता है फॉसिल फ्यूल क्या होता है बेटा, ये ऐसे फ्यूल होते हैं जो प्लांट और एनिमल के डीकंपोज से बनते हैं। गौर करना, ठीक है, किसके डीकंपोज से बनते हैं, प्लांट और एनिमल्स के। गौर करना, प्लांट्स आ गए आपके पास और एनिमल्स के डीकंपोज से बनते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, एनिमल और प्लांट्स के डीकंपोज से बनते हैं और एक दिन में नहीं बन जाते, मिलियन ऑफ ईयर लगते हैं, ये हमें यहाँ पर समझना है। ठीक है, मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं। इसका एग्जाम्पल हम क्या टिक कर सकते हैं, कोल, आप याद रखेंगे पेट्रोलियम आ जाएगा इसका एग्जाम्पल। ठीक है, उसके अलावा ऑयल, बाकी ये चीजें सब आपके पास क्या आ जाएंगी यहाँ पर, ये आ जाएंगी फॉसिल फ्यूल। ठीक है, क्लियर हो गया फॉसिल फ्यूल। अब गौर करो, फॉसिल फ्यूल किसके डिके होने से बन रहे थे, प्लांट और एनिमल के डिके होने से बन रहे थे। तो अब गौर करो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे क्या पूछा गया, नॉन फॉसिल फ्यूल। क्या मतलब हुआ इसका, कि ऐसे फ्यूल्स जो कि किसके डिके होने से नहीं बन रहे हैं, प्लांट और एनिमल के डिके होने से नहीं बन रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर दो चीजें आ जाती हैं, एक आ जाती है आपके पास रिन्यूएबल एनर्जी, सॉरी रिन्यूएबल आ जाएंगे, सोर्सेज आ जाएंगे आपके पास, और एक आ जाते हैं बेटा कौन से वाले, एक आ जाते हैं नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, अगर मैं रिन्यूएबल की बात करूं तो आप सबको पता है कौन कौन सा आ जाएगा, इसमें आ जाएगी सोलर, इसमें आ जाएगा विंड, इसके अंदर आ जाएगा हाइड्रो, बायो एनर्जी, सब किसके अंदर आ जाएगा, रिन्यूएबल, मतलब ऐसी एनर्जी जो क्या हो सकती है, रिन्यू की जा सकती है। और नॉन रिन्यूएबल के अंदर हम क्या ऐड कर सकते हैं, तो गौर करो, न्यूक्लियर। ठीक है, याद करो पिछले लेक्चर में आप सबको न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के बारे में भी बताया गया था, तो याद रखो इसको, किसके बारे में, यहाँ पर न्यूक्लियर किस कैटेगरी के अंदर गिर गई, तो आप याद रखेंगे नॉन रिन्यूएबल के अंदर गिर जाती है। ठीक है, अब गौर करो क्या लिखा है और समझते हैं। ठीक है, डेटा को अच्छे से समझिएगा, डेटा इंपॉर्टेंट है अपने पास। ठीक है, गौर करेंगे, देखो ध्यान से सुनो। कहता है बेटा अपने पास यहाँ पे, कहता है अगर हम बात करते हैं किसकी, जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी है, जो कि ये मंत्रालय किसके पास है, तो ये मंत्रालय एक्चुअली में प्रहलाद जोशी के पास है। किसके पास है ये, प्रहलाद जोशी के पास ये आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब डेटा पे ध्यान देना, डेटा को समझना, क्योंकि ऐसे डेटा कभी कभार पेपर में पूछे जाते हैं। तो गौर करो, कहता है जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी है, इसने एक डेटा को रिलीज करा है और ये डेटा हाईलाइट करता है किसको, इंडिया के नॉन फॉसिल फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी को। गौर करना, जो नॉन फॉसिल फ्यूल्स हैं उनसे हम क्या बना रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, तो उसका डेटा हमें यहां पर शो करता है। और इस नॉन फॉसिल फ्यूल के अंदर क्या क्या आ रहा है, तो सोलर, विंड, हाइड्रो, बायो एनर्जी, ये सब इसके अंदर आ रहा है। और भी अगर कोई क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है तो वो भी इसके अंदर कवर किया जाता है। अगर गौर किया जाए इन सब की इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी कितनी पहुंच चुकी है, तो 266.78 गीगावाट। गौर करने वाली बात है, ये डेटा हमें याद करना पड़ेगा, 266.78 गीगावाट इन 2025। और गौर करें तो 22% का इंक्रीज हुआ है किसके अंदर, कब से कब तक का, तो 2024 से आगे का। ठीक है, कहता है सोलर पावर कितना कंट्रीब्यूट कर रही है, ये आप इसके साथ पढ़ लेंगे और इसे अंडरलाइन कर लेंगे, इतना काम का नहीं है, हमें ऑल ओवर देखना पड़ेगा। तो ऑल ओवर कितना है बेटा, तो 266.78 इसके अंदर आता है। कहता है इन 2025 के अंदर इंडिया ने ऐड करा है 48 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी, किसको जोड़कर, तो याद रखना हाइड्रो पावर को जोड़कर। ठीक है, तो इतना तो चलो बहुत बारीक डेटा है, मुश्किल है बेटा याद करना, पर आप उसको यहां पर याद कर लो जो मेन डेटा है। ठीक है, और इसको आप पढ़ के इसे वाइंड अप कर लेंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं है, हाइड्रो कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अब अगला क्या कहता है, कहता है इन 2025
achievement represent over 50% progress placing alongside चाइना और यूएसए। इनके अलावा भी हमने अच्छा कंट्रीब्यूट करा है। अब गौर करना बेटा, ये सब जो हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो हम किसकी बातें कर रहे हैं, क्लीन एनर्जी या नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी की बात कर रहे हैं, ये सब कहां से आ रही हैं चीजें, तो गौर करो। सबसे पहले तो आपको ये स्टार मार्क करना पड़ेगा कि इंडिया का एक एजेंडा है, और वो एजेंडा है कि हमें क्या करना है, इस धुएं को, इस पॉल्यूशन को क्या करना है, खत्म करना है। कब तक? 2070 तक। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया। तो ये आप यहाँ पे स्टार मार्क कर लेंगे, हमें नेट जीरो एमिशन कब तक करना है, 2070 तक करना है। पर गौर करो, इसके साथ साथ अगर हम गौर करते हैं, एक और अचीवमेंट के बारे में बताता है। कहता है ये जो अचीवमेंट हमने करी है, ये इंडिया को उसके गोल तक लेके जाएगा। क्या कहता है, गोल क्या है कि टू अचीव 500 गीगावाट करना है हमें। कब तक? तो गौर रखना। और 500 गीगावाट किससे लेकर आना है, तो याद रखो किससे करना है, नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी। कब तक बेटा? 2030 तक। तो ये हो गया अपने पास एक और क्वेश्चन। अब गौर करो, ध्यान दो, यहां पर एक लाइन और आती है यहां पे, जिसका नाम क्या लिखा हुआ बच्चे यहां पे, पेरिस एग्रीमेंट। क्या नाम है इसका बेटा यहां पर? इसका नाम है पेरिस एग्रीमेंट। ठीक है, अब ये पेरिस एग्रीमेंट क्या है, इसके बारे में भी बात करते हैं और इसे क्लियर रखते हैं। ठीक है, देखो बेटा, आप सबने सुना होगा कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज करके, गौर करना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज करके मीटिंग होती रहती है। आप सबने सुनी है, कई बार ऐसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है। तो गौर करो, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर, मतलब सीओपी कहते हैं इसको हम ऐसे, तो सीओपी 21 जो चल रही थी वो कहां पर हो रही थी बच्चा? वो हो रही थी पेरिस, फ्रांस में। ठीक है, और ध्यान रखना कब की बात है ये, तो ये हो रही है 12 दिसंबर 2015 की ये बात चल रही है। और इसी के अंदर डिसाइड किया गया था, गौर करना, इसी के अंदर डिसाइड किया गया था कि अगर हम बात करते हैं, इसी के अंदर डिसाइड किया गया था कि ऐसी कोई भी चीज जो कि क्या करती है बेटा, जो क्या लेकर आ रही है, जो क्लाइमेट चेंज कर रही है, ऐसी कोई भी गैसेस, कुछ भी, मतलब जो किसको चेंज कर रहा है, यहाँ पे क्लाइमेट चेंज को कर रहा है, या क्लाइमेट को चेंज कर रहा है, मतलब इसका मेन एम हो गया कि क्लाइमेट को चेंज होने से रोकना है। सीधी सी बात है, किसको रोकना है बेटा? तो जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसे हमें रोकना है। और रोकना एक्चुअली में, क्लाइमेट चेंज किसकी वजह से हो रहा है, तो गौर करोगे किसकी वजह से हो रहा है, तो वो हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो हमें किसे कंट्रोल करना पड़ेगा, यहां पर ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करना है। ठीक है, तो याद रखना, पेरिस एग्रीमेंट COP 21 था, मतलब हर साल ये मीटिंग होती रहती है। तो COP 21 थी, कब चल रही थी बेटा, तो आप याद रखेंगे 12 दिसंबर 2015 को। और इसका मेन एम क्या है, हमें क्लाइमेट चेंज होने से रोकना है। और रोकना कैसे है यहाँ पे, तो पहले किसे कंट्रोल करना पड़ेगा, किसे खत्म करना पड़ेगा, इस ग्लोबल वार्मिंग को क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप इसके साथ यहाँ पर ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया, आप टिक कर लेंगे। ठीक है, अब इसके अलावा भी बेटा, भारत सरकार ने अगर इतना बड़ा कुछ डेटा अचीव करा है, तो वो डेटा अचीव 1-2 दिन में तो नहीं हो गया होगा बेटा, है ना। इस डेटा को अचीव करने के लिए क्या लगी होगी यहाँ पे, मशक्कत। मतलब ऐसी कोई पॉलिसीज तो रही होंगी ना बेटा, जिन्होंने क्या करा होगा, जिन्होंने मोदी सरकार की या किसी भी सरकार की मदद करी है। किस सेंस में यहाँ पर, किस सेंस में, इस नॉन फॉसिल फ्यूल्स को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो गौर करोगे, एक आता है आपके पास नेशनल, लिख लेना वहां पर, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। ठीक है, क्या नाम आता है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। ठीक है, अगर आप सबको पता है, जब हम किसकी बात कर रहे हैं, वैसे तो हाइड्रोजन कई प्रकार के बनते हैं, वैसे तो एक ब्लू हाइड्रोजन होता है, ग्रे भी होता है, एक अपने पास ग्रीन भी होता है। जब हम ग्रीन बोलते हैं बेटा, तो आप याद रखना हमेशा, ग्रीन का मतलब होता है कि पॉल्यूशन। गौर करना है, ग्रीन का मतलब क्या होता है, पॉल्यूशन कह सकते हैं आप यहाँ पर। और आप इसे इस तरीके से भी कह सकते हैं कि अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, मतलब आप इस तरीके से समझ लो कि पॉल्यूशन फ्री लिख लो इसको आप यहाँ पर, और इसे कार्बन फ्री लिख लो, हमेशा याद रखना। ठीक है, तो जब भी आपके पास ये टर्म आ जाए ग्रीन, तो ग्रीन का मतलब हो गया कि आप किसकी तरफ जोर दे रहे हैं, कार्बन फ्री की बात कर रहे हैं। तो मतलब हाइड्रोजन तो क्रिएट किया जा रहा है, पर हाइड्रोजन कैसे क्रिएट, कौन से वाला क्रिएट किया जा रहा है, ग्रीन वाला, ताकि
भी क्या किया जा सके, नेचर को किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान यहाँ पर ना हो सके। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, इसके अलावा एक और स्कीम आती है प्रधानमंत्री सूर्य घर, ध्यान रखना सूर्य घर योजना। ठीक है, सूर्य घर योजना, और इसके अंदर भी मोदी सरकार ने क्या कहा था लोगों को यहाँ पर, तो आप याद रखेंगे इसके अंदर क्या बोला गया था। इसके अंदर जो है जो छतें होती हैं हमारी, ठीक है, उन छतों के ऊपर जो सोलर रूफ टॉप होते हैं, ठीक है, उनको लगाने की बात यहाँ पर की गई थी। ठीक है, उसके अलावा एक और स्कीम है जिसका नाम है प्रधानमंत्री कुसुम, याद रखना क्या नाम आता है इसका, प्रधानमंत्री कुसुम। तो इसे इस तरीके से याद रखेंगे, प्रधानमंत्री, यहाँ पे कुसुम से आ जाएगा, के से आ जाएगा किसान, यू से आ जाएगा उत्थान, याद रखेंगे। उसके बाद आ जाएगा सुरक्षा, ठीक है, सुरक्षा, और उसके अलावा आपके पास आ जाएगा एवं आप याद रखेंगे यहाँ पे एवं आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, एक मिनट यहाँ पे गड़बड़ होगी, ठीक है, यहाँ पे होगा किसान ऊर्जा होएगा, सॉरी, किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान, आप याद रखेंगे। उत्थान के बाद आ जाएगा महाअभियान। ठीक है, तो आप इसके साथ यहाँ पर नोट कर लेंगे। ये कुछ इसके अलावा भी और भी बहुत सारी स्कीम्स हैं जहाँ पर सरकार किसके ऊपर फोकस करती है, इन नॉन रिन्यूएबल चीज़ों के ऊपर फोकस करती है। ठीक है, तो आप इसके साथ नोट कर लेंगे और इसके साथ ऐड कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब अगला क्या आता है, अगला भी डेटा ही है, इसी डेटा को भी हम समझ लेते हैं। ठीक है, क्या कहता है, देखो अब पहले ना बेसिक समझो। ठीक है, जब हम फिशिंग की बात करते हैं तो गौर करना, मतलब इस सरकार ने एक प्रोग्राम चलाया था बेटा, जिसका नाम है, या स्कीम चलाई थी जिसका नाम है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ये नाम से क्लियर हो रहा है हमें, क्या नाम है इसका यहाँ पे, तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। मत्स्य मतलब मछली की बात हो रही है बेटा, पानी की बात की जा रही है यहाँ पे। तो याद रखना ये स्कीम एक्चुअली में कब आई थी, हमारे पास 2020 में आई थी। तो गौर करो, कहता है इसके बाद का, और इसी के साथ गौर करना, इसी के अंदर एक और स्कीम आती है प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना। मतलब हम जो किसान हैं वो खेती बाड़ी तो कर ही रहे हैं, प्लस उनको किसके साथ जोड़ना था, मत्स्य या फिर ब्लू रेवोल्यूशन, इन सबके साथ जोड़ना था। ठीक है, ये समझ में आया पहले आपको, तो पहले आपको ये दो चीजें समझनी पड़ेंगी इसी स्कीम के तहत। जैसे याद करो, अभी मैंने आपको क्या समझाया यहाँ पे, मैंने कहा इन स्कीम्स का भी कंट्रीब्यूशन है किसके लिए, इस रिजल्ट को आने में, इस रिपोर्ट को बनने में। ठीक वैसे ही बेटा गौर करेंगे कि यहाँ पर इन वाली स्कीम्स का भी कंट्रीब्यूशन है, कहाँ के लिए, फिश प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। तो गौर रखो, एक कौन सा आ गया आपके पास यहाँ पे, एक आ गई प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, एक आपके पास कौन सी आ जाएगी, एक आ जाएगी आपके पास प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना आ जाएगी, और एक आपके पास आ जाएगा ब्लू रेवोल्यूशन। तो ये आप यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, तो ये 3-4 स्कीम होगी। अब इन 3-4 स्कीम्स का ही कंट्रीब्यूशन है जो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, इस पर्टिकुलर चीज को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा और क्लियर रखिएगा। कहता है जो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी है, ये किसके पास है, वैसे तो उनका नाम राजीव रंजन इस तरीके से लिखा जाता है, पर उनका एक नाम वहां पे ललन सिंह भी मिल रहा था। ठीक है, तो आप ललन सिंह करके लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है रिपोर्टेड दैट इंडिया का जो फिश प्रोडक्शन है वो भी क्या हो चुका है, यहाँ पे डबल हो चुका है। कितने डेटा पे देखा जा रहा है, ये डेकेड में। डेकेड कितने होते हैं बेटा, 10 सालों के अंदर। तो गौर करो, कहता है यहाँ पे राइजिंग 106% फ्रॉम इतने टन से लेकर कितना परसेंट बढ़ चुका है, 95.79 लाख टन से लेकर कितना हो चुका है, वो 197.75 लाख टन तक हमारे पास यहाँ पर पहुंच चुका है। तो ये भी क्लियर हो गया आपको। अब सेकंड पॉइंट करो, गौर करो क्या लिखता है। कहता है इंडिया जो है वो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और सेकंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर बन चुका है, फिश प्रोड्यूसर बन चुका है, याद रखना। और हम पूरे के पूरे ग्लोबल जो आउटपुट है, पूरे वर्ल्ड की आउटपुट निकाली जाए तो उसका 8% कंट्रीब्यूट कौन करता है, हम करते हैं, याद रखना। और इंडिया का रैंक किस में आ जाता है, यहाँ पे सेकंड में आ जाता है, एक्वा कल्चर में। और हम टॉप करते हैं किस में, यहाँ पे श्रिम्प, झींगा सुना होगा आपने, झींगा मछली होती है, झींगा में, ठीक है, झींगा प्रोडक्शन और उसके एक्सपोर्ट पे। और सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इन कैप्चर फिशरीज। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब वैसे ही याद रखो, तो टॉप करने वाली कौन सी कंट्री है भाई, नंबर 1 पे कौन चल रहा है, तो नंबर 1 पे चल रहा है चाइना, और नंबर 2 में फिश प्रोडक्शन में कौन चल रहा है, तो आप याद रखेंगे कौन चल रहा है यहाँ पे,
इंडिया चल रहा है। क्लियर हो गया। अब अगला पॉइंट कहता है अगर हम फिशरीज की सेक्टर कंट्रीब्यूट देखें, देखो बेटा एक मेथड यहां पे लिखा हुआ है जिसको हम जीवीए कहते हैं, जिसको हम ग्रॉस वैल्यू भी कहते हैं, ठीक है। ग्रॉस वैल्यू एडेड की हम जब भी बात करते हैं, जब भी इस मेथड की हम बात करते हैं, ये मेथड एक्चुअली में हमें क्या बताता है बेटा, हमें सेक्टर वाइज क्या बताता है, कंट्रीब्यूशन बताता है। किसका, जो भी चीज हम देखने जा रहे हैं उसका सेक्टर वाइज क्या बताता है, हमें कंट्रीब्यूशन। तो गौर करो, फिशरी सेक्टर कंट्रीब्यूट, अब समझ में आ रहा है अब कैसे निकला होगा ये सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन। जब आप क्या निकालते हैं किसी चीज का, जब आप किसी चीज का ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालते हैं, ठीक है। तो कहता है 7.43% टू एग्रीकल्चर जीवीए, कितना था 2014-15 में, इतना था, वन ऑफ द हाईएस्ट अमंग एग्रीकल्चर और उसके अलाइड सेक्टर्स में, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा इस तरीके से डेटा। कहता है 74.66 लाख डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लोगों को क्या मिला, यहाँ पे काम भी मिला है। किसके बाद, यहाँ पर 2014-15 के बाद। तो गौर करो, मतलब ये जो स्कीम थी, जो मत्स्य संपदा वाली जो स्कीम थी, इस स्कीम ने लोगों को रोजगार भी प्रोवाइड करा और इसी स्कीम की वजह से या इन स्कीम्स के कंट्रीब्यूशन की वजह से क्या आगे हुआ है, इंडिया का नाम फिश प्रोडक्शन में आगे हुआ है, ठीक है। तो आप इसके साथ याद रखेंगे। कहता है सिंस 2014-15 प्रोजेक्ट वर्थ इतना इतना करोड़, इतनी इतनी स्कीमें, ये आप इसके साथ यहाँ पर कवर कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वाला, अगला आता है जर्मनी के जो चांसलर है उन्होंने कहाँ पर विजिट करा है। तो अच्छा एक चीज रहेगी बेटा, एक चीज रहेगी वहां पे, वो ऐड कर लेना। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि वर्ल्ड फिशरीज डे कब मनाया जाता है, ध्यान से सुनना, वर्ल्ड फिशरीज डे कब मनाते हैं, तो याद रखेंगे 20 नवंबर को, ठीक है, नहीं 21 नवंबर है, सॉरी, ठीक है। तो कब मनाया जाता है, तो आप याद रखेंगे हर साल 21 नवंबर को क्या मनाते हैं हम, वर्ल्ड फिशरीज डे मनाते हैं। उसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं कि टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन से हैं, अगर हम बात करते हैं किस मामले में, अगर हम बात करते हैं फिशरीज के मामले में, तो टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट में सबसे पहले टॉप में आता है कौन सा वाला राज्य, तो आप याद रखेंगे आंध्र प्रदेश। सबसे पहले कौन सा आता है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद आता है वेस्ट बंगाल, फिर आपके पास आता है कर्नाटका, कर्नाटका के बाद आता है उड़ीसा। तो कौन कौन से हो गए, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, कर्नाटका के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद गुजरात और गुजरात के बाद केरला। ये आप सबको क्या दिखते हैं, यहाँ पे टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट दिखते हैं जहां पर फिश प्रोडक्शन सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। तो याद रखेंगे। चलिए अब आगे आते हैं अगले वाले पे। अब अगले वाले को गौर कर रहा, कहता है जर्मनी की जब भी हम बात करते हैं तो वहां के एक फेडरल चांसलर हैं जिन्होंने कहां पर विजिट करा है, इंडिया में विजिट करा था 2 दिनों के लिए, ठीक है। गौर करो उनका नाम क्या है, तो आप याद रखेंगे फ्रेडरिच, ठीक है। तो फ्रेडरिच मर्ज करके इनका नाम है। इन्होंने ऑफिशियली विजिट करा कहां पर, इंडिया के अंदर, ठीक है। अब समझो क्या हुआ यहाँ पे, देखो कहता है जो फ्रेडरिक मर्ज है और जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है वो कहां पर गए थे, तो याद रखो वो कौन से आश्रम गए हैं, साबरमती आश्रम। अगर आप सबको पता होगा तो आपने गौर करना है, जब हम किसकी बात करते हैं बेटा, जब हम बात करते हैं किसकी, यहाँ पे महात्मा गांधी की बात करते हैं, तो आप सबको पता है कि महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से कहाँ वापस आए थे, याद करो इंडिया वापस आए थे। और इंडिया में वापस आने के बाद उन्होंने अपने लिए आश्रम बनाया था, डेट इज साबरमती आश्रम। तो साबरमती आश्रम कब बना था, तो याद रखना 1917 में बना था। और कौन सी नदी के किनारे, तो नदी का नाम आता है साबरमती नदी के किनारे, ठीक है। और एक और क्वेश्चन, साबरमती नदी का सोर्स क्या है, सोर्स मतलब निकलती कहां से है, तो याद रखना इसका आंसर होगा अरावली हिल्स। कहां से निकलती है बेटा ये, तो ये निकलती है अरावली हिल्स, राजस्थान से ये निकलती है। और ये कैसी रिवर है, तो याद रखना ये एक सीजनल रिवर है, ठीक है। ये भी आप यहां पर याद रखेंगे, ठीक है। वो बात अलग है कि महात्मा गांधी का पहले कोई और आश्रम था, फिर बाद में कौन सा आश्रम बनता है, साबरमती बनता है, ठीक है। तो ये आप इसके साथ जोड़ लेंगे। तो कहता है ये जो फ्रेडरिच आए हुए हैं, मतलब जर्मनी के जो चांसलर आए हैं, वो कहां पर गए थे नरेंद्र मोदी के साथ, तो आप याद रखेंगे साबरमती आश्रम गए थे। और वो कहां पर आता है, अहमदाबाद गुजरात में आता है। और किसका रेसिडेंस था वो, तो महात्मा गांधी, जिन्हें हम फादर ऑफ द नेशन भी कहते हैं। अब एक क्वेश्चन और निकाल लो, जब हम फादर ऑफ द नेशन की बात करते हैं तो इन्हें किसने कहा है फादर ऑफ द नेशन, तो याद रखना सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस ने हमारे महात्मा गांधी को क्या टाइटल दिया था, फादर ऑफ
द नेशन का टाइटल दिया था। अब अगला पॉइंट कहता है इसी के साथ यहाँ पे क्या फेस्टिवल मनाया गया, दोनों के द्वारा क्या फेस्टिवल मनाया दोनों ने, तो याद रखना इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल। अब गौर करो, ये इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल एक एनुअल काइट फेस्टिवल है। कैसा फेस्टिवल है बच्चे, तो ये एनुअल काइट फेस्टिवल है, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे, मतलब साल में एक बार होता है। और ये कब होता है बेटा, जब हम मकर संक्रांति बनाते हैं। आपने सुना होगा जब हम खिचड़ी खाते हैं यार, जब हम अभी खिचड़ी नहीं खाई थी लोहड़ी के बाद वाला टाइम, ठीक है, तो मकर संक्रांति के टाइम पर, और उसे उत्तरायण भी कहा जाता है। मतलब क्या हो गया बेटा कि जो अपने पास सन है, ठीक है, अगर हम बात करते हैं ये पृथ्वी है, तो सन जो है वो अब, या फिर जो आप ऐसा कह लो कि सन जो है वो किस तरफ आएगा, नॉर्थ की तरफ आना शुरू हो जाएगा। मतलब दिनों में चेंज आ जाता है, दिन थोड़े से बढ़ जाते हैं, जो अभी तक छोटे दिन थे वो थोड़े से बढ़ जाते हैं, इस तरीके का फिनोमिना देखने को मिलता है। ठीक है, अब अगला पॉइंट करो, अगला पॉइंट पढ़ो। कहता है बोथ लीडर्स हेल्ड हाई लेवल, अब दोनों के बीच में बायलेटरल मीटिंग हुई है। और ये कहां पर हुई है बेटा, तो आप याद रखेंगे गांधीनगर गुजरात में, टू रिव्यू, क्या रिव्यू करने के लिए कि इंडिया जर्मनी का जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है, जब भी ये टर्म आता है इसका मतलब होता है बच्चे एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप। ऐसे नहीं कि छोटी मोटी पार्टनरशिप की कल शुरू हुई या परसों शुरू हुई, बोलने का मतलब हो गया लॉन्ग टर्म क्या चल रहा है यहाँ पे, पार्टनरशिप। और ये जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है इसके कितने साल हो गया बेटा, तो इसके 25 साल यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब अगला पॉइंट देखो क्या लिखा है इसके बाद का, अगला कहता है ड्यूरिंग जर्मन चांसलर, जब ये यहाँ पर आए तो दोनों के बीच में 19 MOU साइन हुए हैं। MOU मतलब एग्रीमेंट कह सकते हो, साइन हुए हैं। और जॉइंट डिक्लेरेशन साइन हुए हैं, किसके बीच में, इंडिया और जर्मनी के बीच में। पहला गौर करना क्या लिखा है यहाँ पे, वीजा फ्री ट्रांजिट फॉर इंडियन पासपोर्ट होल्डर, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके पास भारत का पासपोर्ट है, वो जर्मनी अगर जाना चाहे तो जर्मनी वाले कह रहे हैं आ जाओ हमारे पास, फिर मतलब आप यहाँ पर विदाउट वीजा आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा कहता है यहाँ पर ट्रैक 1.5 फॉरेन पॉलिसी सिक्योरिटी डायलॉग एस्टेब्लिशमेंट, मतलब सीधी बात है फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी डायलॉग के बारे में बात होगी। और वर्क प्लान होगा किसको लेकर, यहाँ पे इंडिया और जर्मनी के डिजिटल डायलॉग को लेकर भी बातें चलेंगी। ठीक है, तो एक दो मुद्दों पे बात नहीं हुई है, कई सारे मुद्दों पे बात यहाँ पर हुई है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर समझना है। ठीक है, तो एक दो चीजों के बारे में बात नहीं हो रही है, बहुत सारी चीजों के बारे में यहाँ पर कंप्लीट किया जा रहा है। ठीक है, चलिए जर्मनी की बात कर लेते हैं। जर्मनी कहाँ पर आ जाता है, तो याद रखेंगे आप सेंट्रल यूरोप में आ जाता है। और इसकी राजधानी क्या आ जाती है बेटा, तो इसकी राजधानी बर्लिन हमें देखने को मिलती है। ठीक है, याद रखना। और जर्मनी वही जगह है बेटा, सुन लो एक क्वेश्चन सुन लो यहाँ पे, आप मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर एक नाम पढ़ के जाएंगे जिनका नाम है मैडम भिकाजी कामा, हमेशा याद रखना मैडम भिकाजी कामा। ये कौन हुई, तो याद रखना ये पहली ऐसी भारतीय वुमेन हुई जिन्होंने इंडिया का झंडा, आप अपने तरीके से लिख लेना, ये पहली ऐसी भारतीय वुमेन हुई जिसने भारत का झंडा भारत के बाहर लहराया। कहां पे लहराया, भारत के बाहर लहराया। और भारत के बाहर कहां लहराया था, तो याद रखना वो कहां पर लहराया था, जर्मनी में। और जर्मनी में कहां पर, तो याद रखेंगे स्टुटगार्ट में। कहां पर बेटा, स्टुटगार्ट में, ये आप यहां पर क्लियर रखेंगे। ठीक है, तो मैडम भिकाजी कामा ने भारत का झंडा भारत के बाहर लहराया था। और वो कहां पर लहराया था बेटा, तो याद रखना स्टुटगार्ट। और स्टुटगार्ट कहां पर आता है, जर्मनी में हमें स्टुटगार्ट देखने को मिलता है। ठीक है, हो गया। अब गौर करो, बार बार एक स्टेट का नाम आ रहा था यहां पर, दैट इज गुजरात। ठीक है, तो आइए गुजरात के बारे में दो चार फैक्ट फटाफट से सीख लेते हैं। ठीक है, गौर करो, गुजरात का गठन हुआ है 1 मई 1960 को। ठीक है, तो ये याद रखेंगे 1 मई 1960 को क्या बनाया हमारे पास, गुजरात बना था। और गौर करो इसकी राजधानी का नाम क्या आता है बेटा हमारे पास, तो इसकी राजधानी का नाम गांधीनगर हमें देखने को मिलता है। तो क्या राजधानी है इसकी, तो आप याद रखेंगे गांधीनगर इसकी राजधानी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अगला अगर हम बात करते हैं गुजरात की, ठीक है, तो गुजरात में गुजरात एक इंटरनेशनल बॉर्डर भी टच करता है। और वो इंटरनेशनल बॉर्डर किसके साथ करता है, पाकिस्तान के साथ। पिछले ही लेक्चर पे पाकिस्तान जब आपको कराया था, जब न्यूक्लियर लिस्ट कराई थी, वहां पर बताया था। ठीक है, अगला अगर हम बात करते हैं गुजरात के बारे में, तो गुजरात की ऑफिशियल लैंग्वेज भी क्या आ जाती है, तो याद रखेंगे गुजराती इनकी भाषा निकल कर आती है। उसके अलावा
जब हम गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात में एक सिटी आती है सूरत, और सूरत कौन सी नदी के किनारे है? तो याद रखना ताप्ती रिवर के किनारे है। प्लस आप याद रखेंगे सूरत को डायमंड सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा इसको? हम डायमंड सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। माना जाता है कि जितनी भी डायमंड की कटिंग पॉलिशिंग जो भी होती है वो यहीं पर होती है, सूरत में होती है, आप याद रखेंगे। ठीक है, उसके अलावा अगर हम किसकी बात करते हैं, अगर हम डांसेस की बात करते हैं तो डांसेस के नाम पर गरबा याद रखना है। उसके अलावा भवई ये आप याद रखेंगे, और उसके अलावा डांडिया रास। ठीक है, डांडिया रास ये सब आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? तो ये हमें गुजरात में देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप इसके साथ यहाँ पर ऐड कर लेंगे। ठीक है, उसके अलावा कठपुतली भी होता है, पर इतना नहीं, इतना आप यहाँ पर याद रखोगे। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं बेटा, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक और जगह आती है जिसका नाम है जामनगर। क्या आता है इसका नाम? जामनगर। और जामनगर को हम किस नाम से जानते हैं? तो याद रखना पेट्रोलियम कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं? पेट्रोलियम कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये आप यहाँ पे याद रखेंगे। और जो गुजरात है, गुजरात में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है गिर नेशनल पार्क। ये गिर नेशनल पार्क किस लिए फेमस है? तो आप याद रखेंगे इट इज द होम ऑफ, ठीक है, होम ऑफ एशियाटिक लायन। किसका घर है यहाँ पर? तो आप याद रखेंगे एशियाटिक लायंस का घर है कहाँ पर? गिर नेशनल पार्क में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है बेटा आपके पास यहाँ पे नीति आयोग ने एक एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स को लॉन्च करा है। ठीक है, अब समझना, इसको भी बिल्कुल बेसिक से समझेंगे ताकि आपको ये वाला करंट अफेयर भी समझ में आ जाए। ठीक है, अब गौर करते हैं, ध्यान देते हैं। देखो समझो, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले किसकी? नीति आयोग की। ठीक है, अब पहले आप बेसिक समझ लो नीति आयोग का, इधर ही बना देती हूँ मैं। ठीक है, ताकि आप लिख पाए इसको प्रॉपर तरीके से। तो पहले नीति आयोग के बेसिक फैक्ट देख लेते हैं। ठीक है, फिर आते हैं किसके ऊपर? इस पेट्रोलियम वाली इस एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस वाली न्यूज़ के ऊपर। ठीक है, देखो गौर करो, जब हम किसकी बात करते हैं? नीति आयोग की। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या आया? तो अगर आपके पास शीट्स हैं तो आप देख पाएंगे वहां पर क्या लिखा हुआ है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, इसको भारत का थिंक टैंक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसको? भारत का थिंक टैंक कहा जाता है। ये किसको रिप्लेस करके आया है? तो याद रखना, ये प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया को रिप्लेस कर आया है। तो आप यहाँ पर याद रखेंगे, तो जो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया था उसे रिप्लेस करके क्या आया था हमारे पास? नीति आयोग आया था। ठीक है, कब बना था नीति आयोग? तो याद रखना है 1 जनवरी 2015 को ये हमारे पास बनकर आया था। अब एक क्वेश्चन और निकाल लो, नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन होते हैं? हमेशा याद रखना, जो भी बंदा क्या बनेगा यहाँ पर? बताओ जरा सा। जो भी बंदा प्रधानमंत्री बनेगा वो नेचुरली किसका चेयरपर्सन रहेगा? तो आप याद रखेंगे नीति आयोग का क्या रहेगा? वो चेयरपर्सन रहेगा। ठीक है, इसके अलावा एक कौन आता है? वाइस चेयरपर्सन आते हैं, जिन्हें कौन अपॉइंट करता है? तो याद रखना, जिन्हें कौन अपॉइंट करता है? प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं। और उसके अलावा अगर हम बात करें, इसके अलावा अगर हम बात करें तो 4 लोग और होते हैं, 4 मेंबर्स और होते हैं। ठीक है, तो ऐसे कोई ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इतना याद रखेंगे। ठीक है, अब एक चीज़ समझो बेटा, अगर मैं आपसे कहूं कि भारत का जो एक एम है, भारत का एक एम है कि हमें 1 ट्रिलियन, गौर करना, हमें 1 ट्रिलियन US डॉलर क्या करना है? गौर करना, हमें क्या करना है? 1 ट्रिलियन, गौर करना, 1 ट्रिलियन US डॉलर एक्सपोर्ट का सपना है भारत का। ठीक है, कि हमें इंडिया का जो एक्सपोर्ट है, क्योंकि हम तो वैसी कंट्री भी रहे ना जो किस पे ज़्यादा डिपेंडेंट रहा है, अभी भी डिपेंडेंट है, हम इंपोर्ट पे ज़्यादा हम क्या रहे हैं यहाँ पे? डिपेंडेंट रहे हैं। तो कहता है हमें इंडिया को 1 ट्रिलियन US डॉलर की तरफ लेके जाना है, पर किस मामले में? एक्सपोर्ट के मामले में। अब यहाँ पे पंगा क्या है बेटा? अगर एक्सपोर्ट कौन करेगा बेटा? एक्सपोर्ट कौन करेगा? जिस राज्य के पास जो चीज़ ज़्यादा होगी या जिस यूटी के पास जो चीज़ सरप्लस होगी वो उसी का एक्सपोर्ट कर पाएगा। तो गौर करो, यहाँ पर ये जो हम न्यूज़ पढ़ने जा रहे हैं, इस न्यूज़ के अंदर हम क्या करेंगे? हम स्टेट
प्लस यूटी का पार्टिसिपेशन देखेंगे। किस मामले में? एक्सपोर्ट के मामले में। और हम ये भी गौर करेंगे कि कौन सा राज्य बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सी यूटी बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है, कौन सी ऐसी स्टेट और यूटी है जो परफॉर्म नहीं कर पा रही है अच्छे तरीके से, ये सब हम देखेंगे। और अगर कोई स्टेट और यूटी पिछड़ी रह गई मतलब अब पीछे ही रह गई है, तो उसको भी आगे लाने के लिए क्या क्या यहाँ पर किया जा सकता है। ठीक है, तो अब न्यूज़ को समझना और न्यूज़ को क्लियर रखना ताकि आपको यहाँ पे समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखो कहता है जो सीईओ हैं किसके, तो आप याद रखेंगे नीति आयोग के, याद रखना है। उन्होंने चौथा एडिशन पेश करा है। ठीक है, तो गौर करना कौन सा एडिशन है बेटा, तो आप याद रखेंगे फोर्थ। तो एक तो ये हो गया अंडरलाइन करने वाला। ठीक है, और इंडेक्स का नाम क्या है? एक इंडेक्स का नाम है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 का है। 24 का है पर 26 में आ रहा है। ठीक है, अब एक और चीज़ यहाँ पे सीखना है हमें एक और चीज़ सीखनी पड़ेगी। कहता है ये जो एक्सपोर्ट इंडेक्स है ये पहली बार कब लॉन्च किया गया था, तो गौर करोगे ये 2020 में लॉन्च किया गया था। तो ये हमें यहाँ पे याद रखना है। अब गौर करो, अगर कोई भी इंडेक्स आता है तो उसके कुछ पैरामीटर होते हैं। तो गौर करो यहाँ पे इसका पैरामीटर क्या क्या है। तो पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर, उस पर्टिकुलर राज्य में कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पे बिजनेस इकोसिस्टम है या नहीं है, मतलब माहौल है भी या नहीं है, पॉलिसी और गवर्नेंस कैसा है वहाँ पे, और उसका एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस कैसा है। तो हमें ये पहले देखना पड़ेगा कि 4 मेन पिलर है, 13 सब पिलर है और उसके बाद 70 इंडिकेटर्स हैं। तो हमें पहले ये बेसिक समझना पड़ेगा कि अभी से ये रिपोर्ट नहीं आ रही है, ये रिपोर्ट 2020 से चल रही है। ठीक है, अगला कहता है हमें इंडिया का एक गोल है। क्या गोल था, याद करो, मैंने अभी क्या बताया था कि इंडिया को $1 ट्रिलियन अचीव करना है एक्सपोर्ट की फील्ड में। कब तक बेटा? 2030 तक। ठीक है, क्लियर हो गया। तो पहले आपको ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए थी, फिर आप डेटा को समझ पाते हैं। ठीक है, आइए अब यहाँ पे थोड़ा सा छुप गया है, मैं अपनी शीट से पढ़ देती हूँ ताकि आपको क्लियर रहे। ठीक है, देखो गौर करो, कहता है अगर हम बड़े राज्यों की बात करें, गौर करना बेटा, अगर हम बड़े राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र यहाँ पर टॉप कर रहा है, गौर करेंगे। उसके बाद तमिलनाडु आ रहा है और 3rd नंबर पे कौन आ रहा है? गुजरात। तो याद रखना महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात आपको देखने को मिलता है। अगर हम छोटे राज्यों की बात करें या छोटे राज्य यूटी की बात करें तो उत्तराखंड टॉप करता है यहाँ पे, और 2nd कौन आता है? जम्मू कश्मीर, और 3rd कौन आता है? नागालैंड। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर समझना है। कहता है एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021-22 और 2024 तक का जो टाइम पीरियड था इज एसेस्ड। ये मैंने अभी आपको बता दिया कि इसके कई सारे इंडिकेटर्स होंगे और उनके बेसिस पे इसको क्या किया जाएगा? तैयार किया जाएगा। ठीक है, अब अगला पॉइंट क्या कहता है वो देखो, स्टेट और यूटी को डिवाइड किया गया है, बड़े राज्य, फिर छोटे राज्य, फिर नॉर्थ ईस्टर्न राज्य और उसके अलावा यूटीज में इनको डिवाइड कर रखा है। कहता है एंटिटीज आर क्लासिफाइड एज लीडर मतलब हो गया जिनकी अच्छी प्रिपेयर्डनेस है, चैलेंजर जो कि ठीक ठाक है अभी, और एस्पायर जो कि अभी अभी तैयारी कर रहे हैं, मतलब शुरू हो रहे हैं, जिन्होंने अभी चलना सीखा ही है। इस तरीके से यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, तो ये डेटा हमें पढ़ के जाना पड़ेगा और हमें इसको क्लियर भी रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है ब्रिक्स के बारे में। ठीक है, आपने आई थिंक पहले भी ब्रिक्स के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा। पहले ब्रिक्स के बारे में सारे फैक्ट सीखते हैं और फिर किसकी तरफ आते हैं? फिर इस न्यूज़ की तरफ आते हैं। ठीक है, देखो बेटा, अगर मैं आपसे कहूँ, मतलब इसकी बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आपको याद रखना है इसका नाम ब्रिक्स नहीं था। इनिशियली शुरू में इसका नाम ब्रिक्स नहीं था, इसका नाम क्या था? ब्रिक। ब्रिक का मतलब हो गया आपके पास ब्राज़ील, याद रखना। ब्राज़ील के बाद क्या आ जाएगा? रशिया, और रशिया के बाद आपके पास आ जाएगा इंडिया, और इंडिया के बाद आपके पास आ जाएगा चाइना। ठीक है, तो इनिशियली यही 4 कंट्रीज मिलकर क्या बनी थी? ब्रिक। तो याद रखना ये जो ब्रिक टर्म है, गौर करेंगे यहाँ पे, जो ब्रिक टर्म है, ये जो टर्म है वाज गिवन बाय जिम ओनील। तो ये टर्म किसने दी थी? सबसे पहले जिम ओनील। और जिम ओनील कौन है? तो याद रखना ये एक ब्रिटिश, ध्यान देंगे, इकोनॉमिस्ट था। कौन था बेटा? तो एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट था। तो सबसे पहले ब्रिक्स नहीं था, याद रखना, सबसे पहले क्या था बेटा? ब्रिक था। ये हमें यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, कहता है इसकी जो पहली मीटिंग हुई, गौर करना, जब ये ब्रिक था तो इसकी पहली मीटिंग कब होती है? 2009 में। और वो कहाँ पर हुई थी बेटा? तो याद रखना रशिया में। ये कैसी मीटिंग थी बताना जरा सा, ये कौन सी मीटिंग आती है आपके पास? ये फर्स्ट मीटिंग आती है। ये क्लियर हो गया आपके पास। और इसी के बाद गौर करेंगे, इसी के बाद 2010 में, ध्यान देना, 2010 में किसने ऐड करा कंट्री
इस ग्रुप को, तो याद रखेंगे साउथ अफ्रीका। तो एक्रोनॉमी क्या बनी अब एक्रोनॉमी बनती है ब्रिक्स। क्या बनती है यहाँ पे? ब्रिक्स बनती है। आई बात समझ में? तो पहले आपको ये बेसिक थोड़ी थोड़ी बातें यहाँ पर समझनी पड़ती हैं, ठीक है। तो आप याद रखेंगे। तो ब्रिक्स कब बना ये? तो ब्रिक्स बनता है कब? जब 2010 में। कौन इसे ज्वाइन करता है बेटा? तो याद रखेंगे साउथ अफ्रीका इसको ज्वाइन करता है, ठीक है। अब गौर करो, अब आती है 2024 की कहानी, ठीक है। अब गौर करोगे 2024 की कहानी आती है। तो 2024 में इसे जुड़ने वाले कुछ और कंट्रीज भी आती हैं। ईरान, उसके बाद आ जाता है इथोपिया, याद रखेंगे। उसके अलावा यूएई, उसके अलावा इजिप्ट आ जाता है, और उसके अलावा एक और आ जाएगा सऊदी अरेबिया। तो ये आप इसके साथ यहाँ पर ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो 5 तो ये पहले ही हो गए थे ना, ब्रिक्स 5 पहले ही हो गए थे। तो 6, 7, 8, 9, 10 हो गए, 10 हो गए। अब उसके अलावा 2025 में एक और कंट्री ने ज्वाइन कर लिया, जिसका नाम क्या था? इंडोनेशिया, ठीक है। क्या नाम आता है? इंडोनेशिया। तो पहले आपको ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि ब्रिक बना कब, ब्रिक के साथ कौन कौन सी चीज़ें ऐड हुई और कब कब इसके साथ यहाँ पर चीज़ें ऐड की गई हैं, ठीक है। तो पहले आपको ये चीज़ें बेसिक यहाँ पर समझना पड़ेगा, ठीक है। और ध्यान रखना ब्रिक्स है क्या? तो ब्रिक्स एक्चुअली में एक कह सकते हैं आप यहाँ पे एक कुछ कंट्रीज़ का ग्रुप है जो कि एमर्जिंग इकोनॉमीज़ है। एमर्जिंग इकोनॉमी का मतलब है जो उभर कर आ रही हैं, जिनकी लगभग पॉपुलेशन एक जैसी हमें देखने को मिलती है, जिनके यहाँ डेवलपमेंट भी थोड़ा बहुत आगे पीछे यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। तो बोलने का मतलब हो गया इस प्रकार से आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और एक और बात, इन सब ग्रुप्स का, इन सारी ग्रुप्स का मतलब जो कंट्रीज हो गई, इनका जो है एक बैंक भी है जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। याद रखना कौन सा बैंक आता है इनका? तो आप याद रखेंगे न्यू डेवलपमेंट बैंक। किसका बैंक है? तो आप याद रखेंगे ये मल्टीलेटरल बैंक है, जिसकी स्थापना किसने करी थी? तो याद रखेंगे जिसकी स्थापना ब्रिक्स ने करी थी, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है। और ये कब बना था? तो याद रखना 2015 में बना था। और इसके हेडक्वार्टर शंघाई, कहाँ पर आता है? शंघाई चाइना में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये पहले बेसिक चीज़ें सीखा करो, ठीक है। अब आओ, ठीक है। अब ब्रिक्स हर साल मिलता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ब्रिक्स हर साल क्या करता है? अपनी मीटिंग्स करता रहता है। तो इसमें कोई भारी बात नहीं है। हर कंट्री क्या करती है, हर ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, आपस में मीटिंग्स करती रहती हैं, ठीक है। तो गौर करो ब्रिक्स भी क्या करता रहता है, क्या करता रहता है बेटा? तो समय समय पर अपनी मीटिंग्स करता रहता है। तो देखो क्या लिखा है, कहता है अब जो मीटिंग होने वाली है इस साल की, वो इस साल की कौन सी वाली मीटिंग होने वाली है? तो याद रखो वो 2025 में 18वीं ब्रिक्स की क्या होने वाली है? मीटिंग होने वाली है, ठीक है। गौर करेंगे। और ये मीटिंग किसके इस बार जिम्मे आई है? तो गौर करो ये जिम्मे किसके आई है? तो आप याद रखेंगे इंडिया के हिस्से में आई है, ठीक है। तो मतलब इंडिया इस बार किसको हेड करेगा? ब्रिक्स को हेड करेगा। और पिछले साल कौन हेड कर रहा था? तो आप याद रखेंगे पिछले साल ब्राज़ील के पास था ये, ठीक है। तो याद रखना पिछले साल ब्राज़ील के पास था, और वो 17th क्या थी? ब्रिक्स समिट थी। और अब कौन सी होने वाली है? 18th। तो क्या कहता है समझो, जो यूनियन मिनिस्टर है डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, जिनके पास मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर भी है, उन्होंने लोगो, थीम और ऑफिशियल वेबसाइट को लॉन्च कराए किसके लिए? इंडिया का ब्रिक्स चेयरमैनशिप 2026 के लिए। कहता है ये कब से कब तक चलेगी? तो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर 2026 तक चलेगी। पूरे साल चलती है ये मीटिंग। इसके कई सारे टुकड़े होते हैं, कई सारे टुकड़ों में बात होती है। और गौर करेंगे मार्किंग इट्स 4th टेन्योर एंड कंसाइडिंग विद 20th एनिवर्सरी ऑफ ब्रिक्स। तो ब्रिक्स की भी 20वीं सालगिरह है, ठीक है। अगला थीम ट्रिपल स्टार मार्क करने वाली हो गई पेपर के लिए। कहता है बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ये किसकी थीम आती है बेटा? तो आप याद रखेंगे ब्रिक 2026, जिसको कौन हेड करने जा रहा है? इंडिया हेड करने जा रहा है। इसकी आपको ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर इसके साथ यहाँ पर ऐड कर लेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट क्या कहता है? अगला कहता है लोगो क्या है इसका? तो लोगो है लोटस फ्लावर। आप सबको पता होगा। तो ये हमारा नेशनल फ्लावर भी है, और इसे नेशनल फ्लावर हमने कब बनाया था? तो 1950 में बनाया था। ये आप इसके साथ याद रखेंगे, ठीक है। कहता है ब्लेंड्स ट्रेडिशन विद मॉडर्निटी, रिफ्लेक्ट इंक्लूसिविटी, डायलॉग, ये सब मारो गोली। तो बस मेन चीज़ याद रखो। और वेबसाइट का क्या नाम आता है? तो याद रखेंगे brics26.government.in करके ये आपके पास आता है, ठीक है। बस इतना सा याद रखना है और कुछ नहीं इसमें याद रखना है, ठीक है। चलिए अगले वाले पे बढ़ते हैं। अगला वाला
अगला कहता है इंडिया का पहला पूरा का पूरा इंडिपेंडेंट क्या बना है, एआई पार्क बनने जा रहा है। कहाँ पर? चेन्नई में। ठीक है, हम डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं। एआई पार्क कहाँ बनने जा रहा है बेटा? चेन्नई। और चेन्नई कहाँ पर आता है? तो आप याद रखेंगे तमिलनाडु। ठीक है, अब गौर करो, कहता है जो तमिलनाडु की सरकार है उसने एक एग्रीमेंट करा। एग्रीमेंट किसके साथ करा? सर्वम एआई के साथ, ताकि वो क्या कर सके, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार्क की स्थापना कर सके। कहाँ पर? चेन्नई के अंदर। ठीक है, अगला कहता है ये जो प्रोजेक्ट है विल रिसीव इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ, कितनी लगेगी यहाँ पे? 1,000 करोड़ आ जाएगा, नहीं 10,000 करोड़ आपके पास आ जाएगा। और इस प्रोजेक्टेड टू जनरेट, ठीक है, क्या करेगा यहाँ पे? जॉब्स भी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो जैसे आईटी पार्क होते हैं वैसे यहाँ पर क्या बनने जा रहा है? एआई पार्क बनने जा रहा है। ठीक है, पार्क का मतलब ये मत समझना घूमने फिरने वाला नहीं है, एआई पार्क बनने जा रहा है, प्रॉपर लोगों को जॉब वगैरह प्रोवाइड करेगा। कहता है ये डेवलप किया जाएगा डेडिकेटेड एआई डिस्ट्रिक्ट, जिसके अंदर हाई परफॉर्मेंस एआई कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। मतलब सीधी सी बात है, अगर इतना बड़ा हब बनेगा, कुछ बनेगा, तो वहाँ पे हाईटेक एआई कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। उसके अलावा एडवांस रिसर्च की जाएगी, ट्रेनिंग्स यहाँ पे दी जाएगी और इनोवेशन के क्लस्टर बनेंगे। तो कोई भारी बात नहीं है, आपने मेन क्या याद रखना है कि कहाँ पर ये बनने जा रहा है, तो आप याद रखेंगे चेन्नई के अंदर ये बनने जा रहा है। ठीक है, अब गौर करो, जब हम चेन्नई की बात करते हैं, ठीक है, तो 2-4 बेसिक फैक्ट यहाँ से भी सीख लेते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं किसकी, यहाँ पर चेन्नई की बात करते हैं, तो गौर करोगे, ध्यान देना यहाँ पे, ताकि आपको ये भी समझ में आ जाए। ठीक है, देखो फैक्ट समझो, फैक्ट के नाम पर हम किसकी बात करने जा रहे हैं? हम बात करने जा रहे हैं किसकी? तमिलनाडु की। ठीक है, किसकी बात करते हैं? तमिलनाडु की। ठीक है, अब गौर करना, ध्यान देना और ध्यान से एक चीज़ को यहाँ पर क्लियर रखना। ठीक है, देखो जब हम तमिलनाडु की बात करते हैं तो तमिलनाडु की स्थापना कब हुई थी? तो आप याद रखेंगे 26 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक है, नाम भी चेंज हुआ था, पहले मद्रास करके नाम लिया जाता था। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तमिलनाडु की राजधानी की, तो इसकी राजधानी क्या आ जाती है अपने पास? इसकी राजधानी चेन्नई हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, गौर करेंगे, इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कौन सी आती है? तमिल आती है। कौन सी आती है बेटा? तमिल। और ध्यान रखना तमिल जो है वो इंडिया की, गौर करेंगे, इंडिया की फर्स्ट क्लासिकल लैंग्वेज भी है। ये मैं क्लासेस में भी करा चुकी हूँ कई बार कि इंडिया की पहली क्लासिकल लैंग्वेज कौन सी आती है? तमिल आपको देखने को मिलती है। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अब अगला पॉइंट गौर करो। ठीक है, अगला पॉइंट अगर हम बात करते हैं यहाँ के क्लासिकल डांस की बात करें, गौर करना, यहाँ के क्लासिकल डांस की बात करें तो यहाँ पे भरतनाट्यम, गौर करो, भरतनाट्यम यहाँ का क्लासिकल डांस आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और ये पूरे के पूरे इंडिया का सबसे कह सकते हैं ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और इसकी डांसर्स कौन कौन है? तो आप याद रखेंगे, एक आता है रुक्मिणी, ये क्वेश्चन एसएससी पूछ लेता है। ठीक है, रुक्मिणी अरुणडेल करके इनका नाम आता है एक आपके पास। उसके अलावा एक आ जाएगा आपके पास सुब्रमण्यम करके आ जाएगा, हाँ, उनका नाम है पद्म सुब्रमण्यम, याद रखना। ठीक है, पद्मा सुब्रमण्यम। ठीक है, और उसके अलावा है यामिनी कृष्णमूर्ति, ठीक है, ये आप इसके साथ यहाँ पर नोट कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं बेटा किसकी? चेन्नई की। ठीक है, तो चेन्नई को हम और किस नाम से जानते हैं? तो इसे डेट्रॉइट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। आप मुझे बताएंगे डेट्रॉइट का मतलब क्या है? ठीक है, डेट्रॉइट एक्चुअली में यूएसए में एक सिटी आ जाती है जहाँ पे क्या बनते हैं? सबसे ज़्यादा ऑटोमोबाइल हमें देखने को यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें अगर तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स भी आ जाते हैं, जिसमें एक नाम आप याद रखेंगे, मेजर पोर्ट्स आ जाते हैं, जैसे कौन कौन सा? एन्नोर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद वीओ चिदम्बरम करके ये भी क्या आ जाएगा आपके पास? यहाँ पे पोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, एन्नोर आ गया आपके पास, एन्नोर के बाद चिदम्बरम आ गया, और उसके अलावा आ जाएगा चेन्नई पोर्ट। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर याद रख लेंगे। ये किसके साथ ऐड कर लेंगे आप? ये सब कुछ ये आ जाएगा आपके पास चेन्नई के साथ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला
अगला कहता है वर्ल्ड का लार्जेस्ट, और गौर करना क्या बनने जा रहा है यहाँ पे, वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला था जब भी कोई चीज़ कार्बन फ्री होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे उसके साथ हम टर्म जोड़ते हैं, कौन सी वाली, ग्रीन वाली, ठीक है। तो कहता है वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन, और जो एमोनिया प्रोजेक्ट है बेटा वो कहाँ पर बनने जा रहा है, तो आप याद रखेंगे वो आंध्र प्रदेश में हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। और आंध्र प्रदेश की किस जगह पर बनेगा, तो याद रखना काकीनाडा जो एरिया है आंध्र प्रदेश का, वहां पर हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो गौर करो क्या कहता है, आंध्र प्रदेश के जो सीएम है चंद्रबाबू नायडू और जो डिप्यूटी सीएम है वहां के, उन्होंने किसकी नींव रखी है, वर्ल्ड के सबसे बड़े लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया प्लांट की, कहां पर, तो आप याद रखेंगे काकीनाडा में, ठीक है। कहता है ये जो मेगा प्रोजेक्ट है ये किसके द्वारा डेवलप किया जाएगा, एम ग्रीन एक कंपनी है इसके द्वारा, और ये क्या करेगी बेटा यहाँ पर, तो ये क्या करेगी यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करेगी जो अभी तक एमोनिया और यूरिया कॉम्प्लेक्स है। गौर करोगे तो एमोनिया और यूरिया किस फील्ड में यूज होता है, तो याद रखो ये फर्टिलाइजर की फील्ड में सबसे ज्यादा यूज होता है, ठीक है। तो जितने भी जो हम खेतों में मैल डालते हैं, ठीक है, वो सारा फर्टिलाइजर कहाँ पर बनता है, तो वो आप याद रखेंगे वो कहाँ पर बनता है, वो हमें कहाँ पर मिलता है, वो हमें एमोनिया से हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और गौर करना बेटा जब एमोनिया की हम बात करते हैं तो जनरली एमोनिया को जब हम बनाते हैं, मतलब जब हम इस एमोनिया को क्रिएट कर रहे होते हैं बेटा, तो इस एमोनिया को क्रिएट करते टाइम बहुत सारी कह सकते हैं क्या लगती है बेटा, तो यहाँ पे CO2 लगती है। CO2 क्या होगी बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी तो ग्लोबल वार्मिंग कम होगी या बढ़ेगी, सोच के बताओ जरा, तो ग्लोबल वार्मिंग वहाँ पर बढ़ेगी, ठीक है। तो इस बारी जब भी हम CO2 को हटा देंगे तो वो क्या बन जाएगा, ग्रीन बन जाएगा ना। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एमोनिया फ्री कॉम्प्लेक्स बनाने वाले हैं, इंटीग्रेटेड ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन एमोनिया की बात हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। कहता है इस प्रोजेक्ट की अगर बात की जाए तो कितना इसमें इन्वेस्टमेंट है, तो याद रखेंगे $10 बिलियन की यहाँ पर बात हो रही है। और अगर ये अच्छे तरीके से बन जाता है तो ये जो प्रोजेक्ट है ये प्लान कितनी कैपेसिटी है इसकी, तो आप याद रखेंगे 1.5 मिलियन टन पर एनम क्या इंट्रोड्यूस करेगा, ये ग्रीन एमोनिया को क्या करेगा, लेकर आएगा। और अगर ये ग्रीन एमोनिया अच्छे तरीके से, सक्षम तरीके से आ जाता है तो ये आगे कल के लिए हमारे पास यहाँ पे कैपेबल हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। मतलब ये हर फील्ड में फिर हमें अब देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके साथ एक चीज़ रह गई बेटा आंध्र प्रदेश के बारे में, है ना। तो 2-4 फैक्ट फटाफट से आंध्र प्रदेश के बारे में भी सीख लो। और आंध्र प्रदेश आया तो पेपर में क्वेश्चन किसी भी तरीके से बन सकता है, ठीक है। आ जाओ तो आंध्र प्रदेश की बात कर लेते हैं और आंध्र प्रदेश से बनने वाले क्वेश्चंस को भी कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। देखो जब हम किसकी बात करते हैं बेटा, हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश से पहला क्वेश्चन तो ये बन जाता है, ये कब बना था, तो 1 नवंबर 1956 को बना था, ठीक है। और गौर करना 2 जून 2014 को ये टूटता है और इससे हम एक नया स्टेट निकालते हैं जिसका नाम क्या आता है, तेलंगाना। क्या निकलता है इससे, तेलंगाना निकल कर आता है, ठीक है। इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी अमरावती आ जाती है। क्या आ जाती है, अमरावती। और ध्यान रखना अमरावती अगर आप बात करेंगे जो बुद्धिस्ट स्तूपा है, ठीक है, जो बुद्धिस्ट स्तूपा है उसके लिए जानी जाती है, ठीक है। मतलब इंडिया में बहुत सारी जगहों पे महात्मा बुद्ध के क्या है, स्तूपा है, उसमें से एक हमें कहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो अमरावती में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आप इसके साथ ऐड कर लेंगे। उसके अलावा आंध्र प्रदेश फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट है। गौर करना फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट है पूरे के पूरे इंडिया का। तो भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य हमारे पास कौन था, तो आप याद रखेंगे आंध्र प्रदेश हमें देखने को यहाँ पर मिलता है, ठीक है। और एक और क्वेश्चन, अगर हम बात करते हैं इनके क्लासिकल डांस की बात करें, ठीक है, तो आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस आ जाता है बेटा कुचिपुड़ी। क्या जाता है यहाँ पे, कुचिपुड़ी, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है। और इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी आ जाती है, तो आप याद रखेंगे इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज तेलुगु आपको देखने को मिलती है। किसकी यहाँ पर, आंध्र प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है, तेलुगु। तो ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। और अगर गौर किया जाए यहीं पे आता है सतीश धवन
स्पेस सेंटर, ठीक है, आपने सुना होगा कि सतीश धवन स्पेस सेंटर से ही क्या लॉन्च किए जाते हैं, रॉकेट मिसाइल्स को क्या किया जाता है, लॉन्च किया जाता है, ठीक है, याद रखना। और यहीं पे एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी रह कर गई हैं जिनका नाम है पिंगाली वेंकैया। और अगर आप सबको पता है तो पिंगाली वेंकैया ने इंडिया का क्या डिज़ाइन करा था, तो आप याद रखेंगे नेशनल फ्लैग को उन्होंने क्या करा था, डिज़ाइन करा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला वाला, ठीक है, ये भी हो गया अपने पास कंप्लीट, ये भी हो गया। अगला वाला आता है, अगला वाला कहता है नीति आयोग ने फिर से यहाँ पे क्या करा है, एक डेटा को रिलीज करा है, ठीक है। और डेटा की अगर हम बात करते हैं तो डेटा क्या कहता है एमएसएमई के बारे में। एमएसएमई क्या होते हैं, माइक्रो मतलब छोटे, उसके बाद स्मॉल, उसके बाद मीडियम, उसके बाद एंटरप्राइजेस। अगर आपको याद होगा तो पिछले साल जब हमने करंट अफेयर अप्रैल का पढ़ा था, ठीक है, अब कुछ बच्चे बोलेंगे ये तो बहुत ही पुरानी बात है, बिल्कुल पुरानी बात है, वहीं पे हमने ये करंट अफेयर कवर करा था। तो वहाँ पर हमने पढ़ा था कि 1 अप्रैल 2025 को, ठीक है, इनकी पूरी की पूरी डेफिनेशन को क्या कर दिया गया था, चेंज कर दिया गया था। मतलब कि यहाँ पर कितने मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि इस तरीके से याद रखेंगे, हाँ, कितनी यहाँ पर इन कंपनीज में कितनी इन्वेस्टमेंट प्लस इनका कितना टर्नओवर होगा, उसके बेसिस पे इनको क्या किया गया था, डिवाइड किया गया था, ठीक है। तो कहता है नीति आयोग ने एक डेटा को रिलीज करा है और ये कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है किसके बारे में, एमएसएमई के बारे में। और कहता है किसके बारे में, कहता है कि अचीविंग एफिशिएंसीज इन एमएसएमई सेक्टर थ्रू कन्वर्जेंस ऑफ स्कीम्स। अब गौर करना बेटा, अब इसको बिल्कुल बेसिक भाषा में समझना ताकि आपको ये पूरी न्यूज़ समझ में आ जाए, ठीक है, इजी भाषा में समझना। देखो बेटा, एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है ये समझो, ठीक है। नीति आयोग ने एक रिपोर्ट पेश की है, गौर करना, नीति आयोग ने एक रिपोर्ट को क्या करा, यहाँ पे पब्लिश करा है। और ये रिपोर्ट जो है बेटा वो किसके बारे में बात करती है, तो गौर करो, ये हमें कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में भी बता रही है और किस सेक्टर के प्रॉब्लम्स के बारे में बता रही है, तो गौर करना, जो एमएसएमई जो सेक्टर है इसकी प्रॉब्लम्स के बारे में बता रही है, ठीक है। गौर करो, इनका नाम क्या था, इनका नाम था माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। तो ये तो पहले ही लघु है, मतलब पहले ही छोटी इंडस्ट्रीज हैं, छोटे एंटरप्राइजेज हैं, तो इनकी एफिशिएंसी प्रॉपर तरीके से नहीं निकल पा रही है, ठीक है। तो क्या करने की बात की गई थी कि यहाँ पे सरकार ने क्या करा, ऐसे समझो कि एमएसएमई सेक्टर के लिए सरकार ने बहुत पहले ए स्कीम बना दी, फिर उसके बाद बी स्कीम बना दी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, फिर एफ, इस तरीके से बहुत सारी स्कीम्स बना दी, ठीक है। अब हर स्कीम का एक अपना क्या होता है बेटा, बताओ जरा सा, हर स्कीम का क्या होता है, एक अपना एम होता है। अगर गौर करेंगे, अगर आप काम ही दोनों मिलकर किसके लिए कर रहे हो, एमएसएमई के लिए, तो ऐसी स्कीम्स का कन्वर्ज होना बड़ा जरूरी है, इनको मिलाना बड़ा जरूरी है, ताकि ये क्या कर सके, दोनों कॉमन फ्रंट पे आके, मतलब कॉमन होकर किसको और अच्छा कर सके, एमएसएमई सेक्टर को और अच्छा आगे बढ़ा सके। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है समझो, कहता है ये रिपोर्ट किस किसने पेश करी है, तो आप पढ़ लेंगे इसके साथ का। कहता है रिपोर्ट एम टू अचीव द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। पहला क्या है, टू इवैल्यूएट द वेरियस गवर्नमेंट स्कीम। तो जो सरकार की जो स्कीमें थी, उन स्कीम्स की अगर हम बात करते हैं तो उन स्कीम्स में सबका एक अपना अपना एम था। अब क्या हो रहा है, ये सारी की सारी ओवरलैप कर रही है एक दूसरे पे। ओवरलैप करने का मतलब हो गया कि किसी का एम कुछ और है, इसका एम कुछ और है। अब वो काम तो दोनों एमएसएमई के लिए कर रही है, पर चीजें क्या हो चुकी हैं, यहाँ पे ओवरलैप हो चुकी हैं। तो कहता है टू एग्जामाइन द प्रेजेंट लेवल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ एमएसएमई सेक्टर, ठीक है। तो हमें ये भी देखना है कि प्रेजेंट लेवल क्या है किसका, इन कन्वर्जेंस का। अगर हमने किसी स्कीम को मर्ज करा है तो उससे क्या फायदा क्या नुकसान होगा, ये भी हम यहाँ पर देखना चाहते हैं। आगे कहता है जो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई है उसने ये कहा है कि अभी 18 से ज्यादा ऐसी स्कीम्स हैं जो क्या करती हैं बेटा, जो ओवरलैप कर रही है, जिनके ऑब्जेक्टिव्स आपस में क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, और उनका कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं डुप्लीकेशन हो चुकी है, इनएफिशिएंसी निकल कर आ रही है, ठीक है। और मतलब क्लियरेंस नहीं हो रहा है किसका, यहाँ पे एमएसएमई सेक्टर का। तो एमएसएमई सेक्टर को और आगे बढ़ाने के लिए इन सब चीजों को किया जा रहा है, ठीक है। तो अब इसके लिए 2 अप्रोच लाई गई है, ठीक है। वो 2 अप्रोच कौन कौन सी है ये पढ़ेंगे। पहली वाली का नाम क्या है बेटा, पहली वाली का नाम है इंफॉर्मेशन कन्वर्जेंस। तो कहता है सेंटर और जो स्टेट है, मतलब इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट हैं कि जितने भी मतलब
मतलब अपने पास स्टेट्स हैं, उनको और सेंटर को अपने डेटा को क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ज करना पड़ेगा। कन्वर्ज करने का मतलब क्या हो गया, हमें क्या करना पड़ेगा, आप स्टेट और सेंटर दोनों आपस में बात करेंगे और फिर अपनी स्कीम्स को प्रॉपर तरीके से कन्वर्ज करेंगे ताकि प्रॉपर तरीके से आउटकम निकल कर आ सके। ठीक है, सेकंड क्या कहता है यहाँ पे, सेकंड कहता है प्रोसेस कन्वर्जेंस। वो कह रहा है अगर कोई ऐसी स्कीम है जो थोड़ी बहुत सेम है तो उन्हें कन्वर्ज कर दिया जाए, कंबाइनिंग कॉमन कंपोनेंट्स, और फिर इस तरीके से इन सब चीज़ों को किया जाए। ठीक है, तो इसमें कोई भारी बात नहीं है, बस आपको क्या याद करना पड़ेगा कि एमएसएमई के लिए भी डेटा किसने रिलीज़ करा है, तो आप याद रखेंगे वो किसने रिलीज़ करा है, वो करा है हमारी नीति आयोग ने। ठीक है, चलिए अगला वाला, अगले कौन सा सेक्शन आता है आपके पास, इंटरनेशनल अफेयर्स। इसके बारे में भी डिटेल में बात कर लेते हैं, आ जाओ। कहता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, शायद आप सब ने इसके बारे में सुना होगा। हेनले और पार्टनर्स एक ब्रिटिश कंसल्टेंसी है जो कि एक कह सकते हैं आप यहाँ पे, जो कि माइग्रेशन हो गया या फिर जो भी आप ऐसा कह सकते हैं कि जो फ्लाइंग से रिलेटेड या पासपोर्ट से रिलेटेड डेटा को क्या करती है, डेटा को रिलीज करती है। ठीक है, ध्यान रखना इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग इंडिया का रैंक कितना है, 80 है, ध्यान रखना। और पहले कितना था, तो गौर करोगे अप फ्रॉम 80 हुआ है, कब से, कितने से, 85 से 2025 में। कहता है वीजा फ्री और वीजा ऑन अराइवल। अब इन दो टर्म्स को समझो बेटा। ठीक है, देखो अब हम बिल्कुल बेसिक से समझते हैं। सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, पासपोर्ट की बात करते हैं। गौर करो बेटा, अगर आप इंडिया में बात करें तो इंडिया में 3 प्रकार के पासपोर्ट होते हैं। एक होता है व्हाइट कलर का, एक होता है रेड कलर का और एक ब्लू कलर का पासपोर्ट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ये 3 तरह के पासपोर्ट होते हैं। ठीक है, जो ज़्यादा करके पासपोर्ट यूज़ होता है, जो आम जनता यूज़ करती है, और गौर करना, और जो रैंकिंग निकाली गई है वो इस ब्लू पासपोर्ट के बेसिस पे निकाली गई है। ठीक है, तो कहते हैं पासपोर्ट होता क्या है एक्चुअली में, तो पासपोर्ट एक प्रकार का पहचान पत्र होता है। कहाँ पर पहचान पत्र होता है, दूसरे देश में। ठीक है, गौर करो, अपने देश के अंदर तो आप क्या लेके जा सकते हैं यार, आप लेके जाएंगे आधार कार्ड, बता देंगे तो हम समझ जाएंगे यहाँ पे, पर आप यूएस से जाकर आधार कार्ड से काम नहीं चलेगा। यूएस से जाकर आपको क्या दिखाना पड़ेगा, पासपोर्ट ही दिखाना पड़ेगा। ठीक है, ये तो हो गया पासपोर्ट के बारे में। अब दूसरा समझो, दूसरा आता है वीज़ा। वीज़ा का मतलब होता है बेटा, जब किसी देश के द्वारा परमिशन दी जाती है कि आप हमारे देश में आ सकते हैं, तो उसके लिए एक स्टैंप लगती है, और वो स्टैंप भी कहाँ पर लगती है बेटा, पासपोर्ट में ही लगती है। ठीक है, अब गौर करें तो वीज़ा कई प्रकार के होते हैं, जैसे उसमें से एक आता है वीज़ा ऑन अराइवल। इसका मतलब हो गया कि जब कोई देश, अब इजी भाषा में समझो, जब कोई देश कहता है कि आप हमारे देश में आ जाओ पासपोर्ट के साथ, और जब आप यहाँ पहुँच जाएंगे तो आपके यहाँ आने के बाद हम आपको वीज़ा यहाँ पर दे देंगे। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। और दूसरा होता है बेटा यहाँ पे वीज़ा फ्री। वीज़ा फ्री का मतलब हो गया आप किसी भी देश में जा सकते हैं, घूम सकते हैं बिना किसी वीज़ा के तहत। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे समझना है। कहता है अब जो इंडिया का जो पासपोर्ट है वो कितना कैपेबल है कि हम 55 डेस्टिनेशंस में जा सकते हैं। कैसे, वीज़ा फ्री, और कैसे जा सकते हैं, वीज़ा ऑन अराइवल में। हम अपना रैंक शेयर कर रहे हैं किसके साथ, अल्जीरिया और नाइजर के साथ, याद रखना है। कहता है टॉप कौन कर रहा है, सिंगापुर। सिंगापुर का पासपोर्ट सबसे पावरफुल पासपोर्ट है, तीसरी बार लगातार। कहाँ पर, तो 192 डेस्टिनेशंस में गौर करेंगे यहाँ पर। और उसके बाद जापान है, फिर उसके बाद साउथ कोरिया है, ये दोनों सेकंड प्लेस शेयर कर रहे हैं। ठीक है, फिर अफगानिस्तान यहाँ पे क्या कर रहा है बेटा, लास्ट रैंक कर रहा है, ये आपने यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, तो कितना रैंक है अफगानिस्तान का, लास्ट रैंक हमें देखने को मिलता है। उसके बाद है क्रोएशिया, चेशिया, उसके बाद एस्तोनिया, माल्टा, न्यूजीलैंड, पोलैंड, ये 6th प्लेस पे यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, सीरिया 100th रैंक आता है आपके पास यहाँ पे, इराक 99th आ जाता है, पाकिस्तान और यमन 98th, और यूरोप डोमिनेट द टॉप 10 रैंकिंग विद कौन कौन सा, डेनमार्क, लग्जमबर्ग, स्पेन, स्वीडन और स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो आपको इंडिया का रैंक यहाँ पर ज़्यादा याद करना पड़ेगा। अगला कहता है बेटा, अब अगला पॉइंट यहाँ पे समझना, ये भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है अपने पास। कहता है जो एशियान है, एशियान एक्चुअली में बेटा क्या है, तो आप समझेंगे एक ग्रुप है। ठीक है, गौर करो, एक ग्रुप है। किसका ग्रुप है ये, तो यहाँ से नाम से क्लियर होगा, जो इन एशिया का साउथ ईस्ट एशिया है उन कंट्रीज का क्या है बेटा, ये ग्रुप है। ठीक है, तो ये जो ग्रुप है, जो 6th एशियान है, इसकी इंडिया डिजिटल मिनिस्टर मीटिंग कहाँ पर होने वाली है, मतलब वर्चुअली उसका उद्घाटन हुआ है, कहाँ पर, वियतनाम में।
थीम क्या है? एडॉप्टिव एशियन फ्रॉम कनेक्टिविटी टू कनेक्टेड इंटेलिजेंस, ये इसकी थीम आपके पास निकल कर आती है। ठीक है, कहता है अगर हम बात करें ये एक एनुअल प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर बहुत सारे टेलीकॉम सेक्टर और जो डिजिटल मिनिस्टर्स हैं वो आते हैं। और गौर करो एशियान के कितने मेंबर स्टेट्स हैं, गौर करना 11 हैं, ये हमें याद करना पड़ेगा। और कहता है उसके साथ उसके डायलॉग पार्टनर्स भी आते हैं जो कि डिजिटल कॉपरेशन के बारे में यहाँ पर बातचीत करते हैं। ठीक है, कहता है 2026 का क्या डिजिटल वर्क प्लान है? तो कहता है आईसीटी, ट्रेनिंग कैपेसिटी, वही चीज़ें जो अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे डिजिटलाइजेशन में, वही सेम चीज़ें यहाँ पर आपके पास निकल कर आती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर की जा रही हैं। ठीक है, अगला कहता है एशियन इंडिया फंड, जो कि द मीटिंग मार्क्ड द ऑफिशियल ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ दिस फंड, मतलब पैसे वैसों की भी बात यहाँ पे की जाएगी। और ये मीटिंग किस चीज़ से अडॉप्ट की गई है? तो हनोई डिक्लेरेशन, जो कि किसके ऊपर जोर देता है? एआई, ब्रॉडबैंड और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का, डिजिटल इंक्लूजन करने का। और किस टाइम पीरियड से किस टाइम पीरियड पे? 2026 से लेकर 2030 तक आपको देखने को बनता है। ठीक है, अब गौर करो, अब अगर हम बात करते हैं एशियान की, ठीक है, तो एशियान कब बना था? तो आप याद रखेंगे 8 अगस्त 1967 को हमारे पास क्या बनकर आया था? एशियान बनकर आया था। ठीक है, और एशियान के कितनी मेंबर कंट्रीज हैं? तो गौर करेंगे कितनी है? 11। 11 में कौन कौन सी आती हैं? तो आप याद रखेंगे इसके अंदर आ जाएगी इंडोनेशिया। ठीक है, ध्यान रखना इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के बाद आ जाएगी सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर के बाद आ जाएगी फिलीपींस। याद रखो कौन कितनी हो गई अपने पास यहाँ पे? तो इंडोनेशिया के बाद सिंगापुर, सिंगापुर के बाद फिलीपींस, फिलीपींस के बाद आप लिख लेंगे यहाँ पे मलेशिया। ठीक है, मलेशिया। ठीक है, और उसके बाद आ जाएगा थाईलैंड। ठीक है, ये आ गए आपके पास। इनिशियली वो कंट्रीज हैं जिन्होंने किसको ज्वाइन करा था? एशियान को ज्वाइन करा था। ठीक है, बट एट प्रेजेंट कितने मेंबर है इसके? तो याद करो 11 हो चुके हैं। तो 11 में और कौन कौन आए हैं? तो गौर करो, एक कौन आया आपके पास यहाँ पे? एक आया ब्रूनेई। एक कौन सा आ गया? ब्रूनेई। एक आ गया आपके पास मलेशिया। ठीक है, याद रखना। तो एक कौन सा आ गया? ब्रूनेई। ब्रूनेई के बाद कौन सा आ गया? मलेशिया। सॉरी, मलेशिया पहले भी था, सॉरी, यहाँ पर आ जाएगा म्यांमार। ठीक है, म्यांमार आ गया आपके पास। तो ब्रूनेई, म्यांमार, उसके बाद वियतनाम, याद रखना। ठीक है, उसके बाद लाओस आ गया आपके पास। तो कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होगी ना, लाओस तक होगी आपके पास। उसके बाद आपके पास आ जाएगा कंबोडिया। ठीक है, याद रखना कंबोडिया। और कंबोडिया के बाद आ जाएगा तिमोर लिस्ते। ठीक है, तिमोर लिस्ते करके आपके पास ये सारी कंट्रीज आ जाएंगी। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे याद रखेंगे। तो कितनी हो गई आपके पास? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ये हो गई 5। 6th 7th 8th 9th 10th और 11th आपके पास यहाँ पर कवर हो जाती हैं। ठीक है, तो ये आप इसके साथ ऐड कर लेंगे। ठीक है, और एक और बात, एशियान के हेडक्वार्टर कहाँ पर हैं? तो याद रखना जकार्ता। ठीक है, और जकार्ता कहाँ पर आता है? तो जकार्ता इंडोनेशिया में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ये इसके साथ ऐड कर लेंगे। चलिए अगला वाला, अगला कहता है इंडिया और इजराइल ने एक स्ट्रैटेजिक पैक्ट साइन करा है। किसको लेकर बेटा? फिशरीज को लेकर। कुछ याद है? अभी हमने एक स्कीम भी पढ़ी थी, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना करके, अभी हमने स्कीम के बारे में भी बात करी थी। ठीक है, बस आप उसी से थोड़ा मिलता जुलता इसको देख सकते हैं। कहता है इंडिया और इजराइल ने एक जॉइंट डिक्लेरेशन साइन करा है ताकि वो अपने और कॉपरेशन को मजबूत कर सके। किस किस फील्ड में? फिशरीज और किस में? एक्वा कल्चर में। तो कहता है यहाँ पर ये हाई लेवल की जो मीटिंग हुई इसमें कौन गए थे? तो याद करो, मैंने भी बोला था ना, ललन सिंह करके मैं नाम बोला था, तो उन्हीं का एक और नाम है राजीव रंजन सिंह, ये गए थे। और उसके अलावा ये कहाँ पहुंचे थे? इलात। इलात कहाँ पर आता है? इजराइल में, ताकि इस प्रकार की मीटिंग को वो अटेंड कर सकें। ठीक है, और इस मीटिंग का नाम क्या था? ब्लू फूड सिक्योरिटी सी द फ्यूचर 2026। ठीक है, तो यहाँ पे और कुछ नहीं है बेटा, दोनों देशों के बीच में फिशरीज को और आगे ले जाने के लिए बातचीत यहाँ पर की गई है। ठीक है, तो और इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है करने के लिए, बस इतना आप यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, और एक चीज़ और, इजराइल कहाँ पर आता है? तो याद रखना है वेस्ट एशिया में आता है, और इसकी राजधानी क्या आती है? जेरूसलेम। ठीक है, जेरूसलेम, ये आप इसके साथ यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला वाला, अगला कौन सा आता है? साइंस और टेक। इसको भी पढ़कर वाइंड अप करते हैं। ठीक है, आइए साइंस और टेक की अगर बात की जाए तो कहता है DRDO ने कंडक्ट करा है किसको? फ्लाइट
टेस्ट ऑफ MPATGM को, ठीक है। अब ये है क्या तो समझो, कहता है DRDO ने एक सक्सेसफुली टेस्ट करा किसका, 3rd जनरेशन मैन पोर्टेबल, नाम से क्लियर है बेटा, मैन पोर्टेबल मतलब जिसको इंसान एक जगह से, इंसान मतलब सोल्जर्स एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकते हैं, उठा के ले जा सकते हैं। और क्या करेगा, ये एंटी टैंक है, गौर करना, एंटी टैंक। जब भी बेटा एक टैंक होता है तो टैंक के जो ये किनारे होते हैं ना, ये वाले जो किनारे होते हैं ये बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं, ठीक है, पर उसकी जो छत होती है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, नरम होती है और बहुत ही ज़्यादा कॉमन हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो कहता है ये इस प्रकार की मिसाइल है जो कि सीधे क्या करेगी, उस टैंक को ख़त्म कर देगी। तो टैंक को ख़त्म करेगी कैसे बेटा, तो इसका मतलब हो गया कि टैंक जो होता है बेटा उसके सबसे मजबूत हिस्से कौन से होते हैं, मैंने आपको क्या बताया, फ्रंट और जो बैक वाली साइडें होती हैं वो सबसे मजबूत होती हैं, पर गौर करो सबसे कमज़ोर क्या होता है, उसका टॉप होता है। तो अब ये मिसाइल पहले ऊपर जाएगी, देन टैंक का जो टॉप है उसके ऊपर अटैक करेगी और टैंक को क्या कर देगी बेटा, पूरा का पूरा नष्ट कर देगी, ठीक है। और गौर करना, ये एक चीज़ के ऊपर काम करती है, वो काम क्या है, कहता है फायर एंड फॉरगेट। गौर करना, एक बार आपने दाग दिया तो ये टैंक को ख़त्म करके ही आएगी, ठीक है। तो ये आपको देख लेना है। और इसको कहाँ से टेस्ट किया गया है, तो अहिल्यानगर, ये कहाँ पर आता है, महाराष्ट्र में। लाइट वेट सोफिस्टिकेटेड एंटी आर्मर मिसाइल है, ये हमें यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। किसने बनाई है, ये आप इसके साथ देखकर यहाँ पर वाइंड अप कर सकते हैं, ठीक है। DRDO कब बना था, तो आप याद रखेंगे DRDO बना था 1 जनवरी 1958 को। DRDO कब बना है, 1 जनवरी 1958 को। और इसके हेडक्वार्टर हमें नई दिल्ली में देखने को मिलते हैं, ठीक है, नई दिल्ली में देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए अगला वाला, इसके बाद का अगला ये इसके साथ कितना किलोमीटर लेके जा सकता है ये आप देख लेंगे, ठीक है। अगला कहता है बेटा, अब गौर करना, ठीक है। इससे पहले ना आप एक चीज़ समझना, ठीक है। देखो, कहता है इसरो का एक जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है जिसका नाम था 62nd मिशन, ये क्या हो गया बेटा, यहाँ पर ये फेल हो गया, ठीक है। और फेल कौन सी स्टेज में हुआ के, तो गौर करना क्या लिखा है यहाँ पे, 3rd स्टेज, यहाँ पर याद रखेंगे। और ये लगातार दूसरी बार है जब इस प्रकार का मिशन फेल हो चुका है, ठीक है। इससे पहले कौन सा वाला फेल हुआ था, तो गौर करो क्या नाम था इसका, PSLV C61 मिशन, ये हम याद रखेंगे, जो मई 2025 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। अब गौर करो बेटा, एक जो मिसाइल होती है, ठीक है, उस मिसाइल की 4 स्टेजेस होती हैं, समझो 4 स्टेजेस होती हैं, इस तरीके से आप इसे मिसाइल समझ लो, तो इसकी 4 स्टेजेस होती हैं। तो एक होती है पहले स्टेज 1, ठीक है, स्टेज 1 जहां से इसे लिफ्ट करके, लिफ्ट ऑफ कहते हैं इसको, लिफ्ट ऑफ मतलब जब छूटेगी और ऊपर को निकलेगी। एक आती है बेटा स्टेज 2, जहां पर भी फ्यूल, मतलब फ्यूल तो हर जगह चाहिए होता है। उसके बाद आती है आपके पास कहाँ पे, स्टेज 3, जो कि सबसे ज़्यादा सेंसिटिव और सबसे ज़्यादा क्या होती है, फ्रेजाइल रेंज हमें देखने को मिलती है। मतलब सबसे अगर सेंसिटिव कोई स्टेज है तो वो स्टेज 3 ही है। 1 और 2 को अगर कोई पास कर जाए तो साइंटिस्ट खुश नहीं होते हैं, वो मानते हैं कि 3rd जब तक नहीं पार होगी तब तक हम क्या नहीं मानेंगे इसे कैपेबल, या इसे क्या नहीं मान सकते हम, बिल्कुल क्या बोलते हैं उसको, हम इसे अपनी उपलब्धि के तौर पर नहीं देख पाते हैं, ठीक है। तो गौर करो, समझो, कहता है 44.4 मीटर टॉल 4 स्टेज PSLV C62, जो कि क्या लेकर जा रहा था, प्राइमरी पेलोड, मतलब सैटेलाइट्स को लेकर जा रहा था। और गौर करना क्या काम करना था इसने, तो इसने काम करना था अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का, और इसका एक और नाम क्या था, इसका नाम है अन्वेषा। क्या नाम है इसका, अन्वेषा कहता है यहाँ पर। और देखो, एक तो प्राइमरी पेलोड था, मतलब इसके अंदर 2 पेलोड जा रहे थे, एक थे प्राइमरी, याद रखना, और एक थे सेकेंडरी पेलोड, ठीक है। तो याद रखेंगे प्राइमरी में तो क्या क्या गया होगा, कुछ इंपॉर्टेंट सैटेलाइट गई होंगी जिनका मेन काम होगा, और सेकेंडरी के अंदर बेटा ये 15 को पैसेंजर सैटेलाइट्स भी जानी थी, ठीक है। और इन्होंने मदद करनी थी भारत को, किस चीज़ के लिए, तो आप याद रखेंगे इन्होंने भारत की मदद करनी थी किस चीज़ के लिए, अगर हम बात करते हैं इंडिया के डिफेंस सिस्टम के लिए, इंडिया की अगर हम बात करते हैं बॉर्डर्स के लिए, मतलब सीधी सी बात है बेटा, नाम क्या था इसका, अर्थ ऑब्जर्वेशन। तो अगर ये पृथ्वी है तो पृथ्वी के ऑर्बिट के आसपास इसने घूमना था, और जो इमेजेस हैं उनको प्रॉपर तरीके से लेकर इंडिया में लेकर, मतलब भारत के इसरो को यहाँ पर भेजनी थी, ठीक है। और कहाँ से इसकी टेस्टिंग की गई थी बेटा, तो श्रीहरिकोटा आइलैंड, आंध्र प्रदेश से। और कौन से स्टेज पे आकर ये टूटी है, तो आप याद रखेंगे स्टेज नंबर 3, ठीक है। ये सबसे क्रूशियल स्टेज होती है किसकी, किसी भी रॉकेट मिसाइल की, ठीक है।
चलिए अवार्ड्स पे आते हैं। अगला कहता है आपके पास यहाँ पे गोल्डन अवार्ड्स, याद रखना है यहाँ पे गोल्डन ग्लोब अवार्ड। ये कब होते हैं, ये कब के हैं बेटा, तो आप याद रखेंगे 2026 के अवार्ड है और इनको पढ़कर भी यहाँ पर वाइंड अप कर लेते हैं। ठीक है, आप गौर करते हैं। देखिए कहता है जो 83rd एनुअल गोल्डन ग्लोब अवार्ड हुए हैं इसे किसने कौन प्रेजेंट कर रहा है, तो हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन, और कहाँ पर, यूएसए में। और कहता है यहाँ पे ये कब की, मतलब डेटा कब का है, 25 का है, रिलीज कब कर रहे हैं, 2026 में। कहता है सेरेमनी को होस्ट करने वाला कौन था, तो याद रखेंगे कॉमेडियन, क्या नाम आता है इनका, निकी ग्लेसर, लगातार दूसरी बार। अगली अगर हम बात करते हैं, इन्हें पहली बार कब पेश किया गया था, 1944 में, और इसे हॉलीवुड पार्टी ऑफ द ईयर भी कहा जाता है और लार्जेस्ट अवार्ड भी कहा जाता है। किस फील्ड में मिलता है, तो याद रखना फिल्म और टेलीविजन की फील्ड में आपको देखने को मिलता है। उसके बाद है 2026 के जो अवार्ड है उसमें एक नई चीज़ ऐड की गई। वो नई चीज़ क्या थी, यहाँ पे बेस्ट पॉडकास्ट की क्या चीज़ ऐड की गई थी, बेस्ट पॉडकास्ट। ये पहली बार हुआ और ये अवार्ड किससे मिला, तो एमी पोलर को बेस्ट पॉडकास्ट का अवार्ड हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सब पढ़ने वाला रहेगा बेटा, इसमें समझाने वाला कम ही रहेगा आपके पास। ये सारी चीज़ें क्या करनी पड़ेंगी आपको, फ्लो इसको देख के पढ़ना पड़ेगा, तो इसे आप खुद ही पढ़ लेंगे और ऐड कर लेंगे। ठीक है, याद रखना इंडिया की कोई भी फिल्म, गौर करना यहाँ पे, इंडिया की कोई भी फिल्म यहाँ पर नॉमिनेट नहीं हुई है। ठीक है, पर हमने इससे पिछला जो करंट अफेयर पढ़ा था दैट इज ऑस्कर, अगर आपको याद होगा तो ऑस्कर के लिए इंडिया की 5 मूवीज नॉमिनेट हो चुकी हैं, ये हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वाला, अगला ये आप पढ़ लेंगे बच्चा, इसको पढ़ के बस ये रट्टा मारने वाला डेटा है। ठीक है, अगला कहता है एशिया का बेस्ट एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर कौन होता है बेटा, जो आपको नौकरी प्रोवाइड करता है ना। एम्प्लॉय कौन हो गए, जो नौकरी करते हैं, और एम्प्लॉयर कौन होता है, नौकरी देने वाला। तो इसमें कौन जीता है, तो याद रखो यहाँ पे बीएससी को, बीएससी मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, एशिया का पहला और ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, जिसे क्या मिला है यहाँ पर, तो आप याद रखेंगे एशिया का बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड 2026। कहाँ पर, हांगकांग लीडरशिप अवार्ड, और ये कहाँ पर हुआ है, तो चाइना में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब इन्होंने, अगर हम बात करते हैं, इन्होंने सारा काम किसके ऊपर करा है, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको खुश करने के लिए, इस तरीके से समझ लो। ठीक है, तो बाकी और कुछ देखने की आपको इसमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अगला वाला कहता है आपके पास यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल अवार्ड 2025 यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। ठीक है, गौर करना। कहता है इंडियन आर्मी की ऑफिसर है जिनका नाम क्या आता है, स्वाति शांता कुमार, बेंगलुरु से हैं। इनको यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल अवार्ड 2025 से नवाजा गया है। ठीक है, याद रखेंगे आप, 2025 किस अवार्ड से नवाजा गया है, किस कैटेगरी के अंदर, तो ध्यान रखना जेंडर कैटेगरी के अंदर। और किस चीज़ के लिए, इनका एक प्रोजेक्ट था बेटा जिसका नाम था इक्वल पार्टनर्स लास्टिंग पीस। ठीक है, मतलब अगर हम जेंडर इक्वालिटी की तरफ जोर दें, इन सब चीज़ों पे जोर दें, तो उसके ऊपर काम किया था। कहता है, और ये मिशन कहाँ चल रहा था बेटा, साउथ सूडान में। आपने कई बार सुना होगा कि इंडिया के जो अपने कौन होते हैं, आर्मी वाले होते हैं, उनको कहाँ पर भेजा जाता है बेटा, उनको अफ्रीका के इन गरीब देशों में भेजा जाता है जहाँ भुखमरी या गरीबी बहुत ज़्यादा देखने को हमें मिलती है। ठीक है, तो भेजा जाता है। कहता है ये अवार्ड किसने प्रेजेंट करा है, तो आप याद रखेंगे एंटोनियो गुटरेस, जो कि सेक्रेटरी जनरल है यूएन के। किस किस कैटेगरी में मिलता है, तो इनोवेशन, कॉलेजिएटली, उसके बाद आ जाता है जेंडर, इन सब फील्ड में मिलता है। पर इनको किस फील्ड में मिला है, ये हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा। ठीक है, तो कहता है इनका एक ये प्रोग्राम था जिसमें क्या करना था इन्होंने, जिसमें लोगों के बीच में, मतलब जो ग्रास रूट, जो बिल्कुल आम जनता है, उसके कनेक्शन को बढ़ाना था। और क्या कहता है कनेक्शन विद वुमेन इन कन्फ्लिक्टेड और अफेक्टेड एरियाज, मतलब ऐसे क्षेत्र जहाँ पे युद्ध चलते रहते हैं, इन जगहों पे यहाँ पर मतलब जो एरियाज है, मतलब उन लोगों तक अपनी रीच पहुँचाने का काम इन्होंने करा है। ठीक है, बस ये आप इसके साथ याद रखेंगे। अगला सेक्शन कौन सा आता है, स्पोर्ट्स का। आइए, कहता है खेलो इंडिया बीच गेम। गौर करना, कौन सा आता है आपके पास, खेलो इंडिया बीच गेम। पहले तो ये समझो कि कौन सा एडिशन है, ये सेकंड एडिशन है, मतलब इसका पहला एडिशन हो चुका है। ठीक है, तो इसका पहला एडिशन कब हुआ था, तो मई 2025 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, तो सेम जगह पे। क्या नाम है इस जगह का, तो आप याद रखेंगे घोगला बीच। और घोगला बीच कहाँ पर आता है, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, कहता है इसके अंदर 6 मेडल इवेंट थे। पहला बीच वॉलीबॉल, फिर कौन सा आता है आपके पास, बीच सॉकर आ जाता है, उसके बाद आता है सेपक
टेक्रो पढ़ते होंगे, इसको बॉल होती है, एक बॉल के तौर पे इसको खेला जाता है। उसके बाद आ जाएगा बीच कबड्डी, उसके बाद आ जाएगा ये पैनकेक सिलेट, जिसको हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, जिसको हम फाइटिंग भी पैनकेक को हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, फाइटिंग, युद्ध भी यहाँ पर कह सकते हैं, जो लड़ाइयाँ होती हैं वो वाली, रेसलिंग जैसा। फिर वाटर स्विमिंग, उसके अलावा जो रस्सी पकड़ना, ये सब चीज़ें देखने को मिलती है, ठीक है। और याद रखना मलखंब का मतलब होता है जो रेसलिंग पोल होती है, ठीक है, रेसलिंग जो पोल होती है, ठीक है, उसे कहा जाता है मलखंब, ठीक है। तो ये भी इसके अंदर देखने को मिलता है। कहता है इसका मास्कट क्या था, तो याद रखेंगे पर्ल। सबसे ज़्यादा मेडल लाने वाला कौन हुआ इसमें, तो कर्नाटका, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है। तो कर्नाटका यहाँ पे क्या कर रहा है, टॉप कर रहा है। कर्नाटका के बाद सेकंड नंबर पे कौन है, तमिलनाडु। थर्ड पे कौन आता है, मणिपुर। और उसके बाद इसे किसने इंट्रोड्यूस करा था, तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स ने, ठीक है। चलिए अगला वाला, अगला आता है 92nd चेस ग्रैंड मास्टर। याद करो, मैंने आपको किसी एक लेक्चर पे ये बताया हुआ है, ठीक है। मैंने आपको कहा है कि हर प्लेयर की क्या रेटिंग होती है, याद करो ज़रा सा, ELO रेटिंग होती है। और उस ELO रेटिंग के बेसिस पे अगर हम बात करते हैं तो सबसे टॉप लेवल कौन सा होता है, तो सबसे टॉप लेवल होता है कौन सा वाला, ग्रैंड मास्टर। ग्रैंड मास्टर के बाद सेकंड होता है इंटरनेशनल मास्टर, उसके बाद आता है फाइड मास्टर, याद रखना, और उसके बाद होता है कैंडिडेट मास्टर। ये आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले ये टाइटल होते हैं, ठीक है। ग्रैंड मास्टर बनने के लिए आपको ELO रेटिंग कितनी चाहिए होती है, 2500 से ज़्यादा। यहाँ पे इसके लिए कितनी चाहिए होती है, 2400 से ज़्यादा। ऐसे 2300 आ जाती है फिर यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाती है 2200, ठीक है। तो गौर करेंगे 2500 की जो रेटिंग है उसके बाद आपको टाइटल मिलता है कौन सा वाला, ग्रैंड मास्टर का, ठीक है। तो आप याद रखेंगे 21 साल के आर्ने वर्ष ने, जो कि दिल्ली से बिलोंग करते हैं, ये 92nd क्या बने हमारे पास, ग्रैंड मास्टर बने हैं, ठीक है। और गौर करना ये इन्होंने अपना मैच कहाँ पर खेला, जब ये ग्रैंड मास्टर बने तो अर्मेनिया इसका नाम आपके पास आता है, ठीक है। अब गौर करना, मैंने आपको ये पहले भी बता चुकी हूँ, ठीक है। आप मुझे बताएंगे कि फर्स्ट मेल कौन हुए, ठीक है, इंडिया से, जिनको कौन सा टाइटल मिला था, ग्रैंड मास्टर। और पहली फीमेल कौन हुई जिनको क्या टाइटल मिला था, ग्रैंड मास्टर का, यह आप मुझे बताएंगे, ठीक है। चलिए, फाइड के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है मिलिट्री एक्सरसाइजेस। इसके अंदर एक ही छोटी सी ये न्यूज़ है। एक्सरसाइज का नाम है बेटा साझा शक्ति। साझा मतलब क्या होता है, जब दो लोग मिल के कोई चीज़ को काम किया जाता है उसको हम साझा कह देते हैं। तो गौर करो, कहता है इंडियन आर्मी ने एक मिलिट्री और सिविल फ्यूजन करा है। सिविल का मतलब क्या हो गया, हम जैसे आम लोग, और मिलिट्री मतलब हो गया आर्मी, ठीक है। तो इनके फ्यूजन से एक एक्सरसाइज करी है जिसका नाम है साझा शक्ति, ठीक है। और ये क्यों की गई है बेटा, जैसे मान लो कोई डिजास्टर आ जाए तो वहाँ पे मिलिट्री और लोगों का पार्टिसिपेशन इक्वल होना चाहिए। उसके अलावा ऐसे एरियाज जो बड़े ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड है, क्राउडेड है, ठीक है, तो इन सब जगहों से मतलब लोगों को प्रॉपरली इवैक्यूएट करना, मतलब सारी चीज़ें किस किस ने यहाँ पे सीखी हैं। तो आप याद रखेंगे किस किस ने सीखी यहाँ पे, आर्मी ने और सिविलियंस ने, ठीक है। तो बस इतना याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला कौन सा आता है, इंपॉर्टेंट डेज, और इसको पढ़कर भी वाइंड अप करते हैं, ठीक है। आइए, कहता है सबसे पहला रोड सेफ्टी वीक। गौर करेंगे, रोड सेफ्टी वीक कब मनाया जाता है, जनवरी 11 से लेकर 17 तक, ताकि रोड सेफ्टी के बारे में और अवेयरनेस फैलाई जा सके, ठीक है। और जो बेचारे साइड में चलते हैं उनके ऊपर भी थोड़ा सा दया भावना रखी जाए, सीधी सी बात है ना। कहता है ये फर्स्ट पहली बार कब मनाया गया था, 1988। और मिनिस्ट्री ऑफ रोड और ट्रांसपोर्ट हाईवे किसके पास है, तो आप याद रखेंगे नितिन गडकरी के पास, ये आपके पास आती है, ठीक है। ये आप यहाँ पे याद रखेंगे। उसके अलावा रोड सेफ्टी मंथ भी हम जनवरी को ही कंसीडर करते हैं। और अगर हम बात करें थीम क्या थी, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, ये हमें याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे काम का आपके पास आ जाता है, ठीक है। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो आप याद रखेंगे एक वर्ल्ड वो भी होता है, वर्ल्ड रोड सेफ्टी वीक भी होता है, ठीक है। तो वर्ल्ड रोड सेफ्टी वीक होता है 12 से लेकर 18 मई को मनाते हैं, ठीक है। याद रखना ये वर्ल्ड रोड सेफ्टी वीक है, ठीक है, ये याद रखना, ये आप इसके साथ जोड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला वाला, अगला कौन सा आता है आपके पास, नेशनल यूथ डे। यूथ डे किसकी याद में मनाते हैं, आप सबको पता होना चाहिए, स्वामी विवेकानंद की याद में। स्वामी विवेकानंद का असली नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। क्या नाम था इनका, नरेंद्र नाथ दत्त इनका नाम निकल कर आता है। और आप सबने पढ़ा होगा कि ये इन्होंने क्या मिशन फाउंड करा था, तो याद रखना है रामाकृष्ण मिशन, ठीक है। ये आप मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर पढ़ के जाते हैं, रामाकृष्ण मिशन की स्थापना
किसने करी थी? स्वामी विवेकानंद ने 1897 में। और इनके गुरु का नाम भी क्या था? इनके गुरु का नाम भी रामकृष्ण परमहंस था। ठीक है, अगला, अगर हम बात करें वर्ल्ड यूथ डे की, तो वो हम कब मनाते हैं? तो आप याद रखेंगे वो मनाते हैं 12 अगस्त को। ये आप इसके साथ जोड़ लेंगे। ठीक है, 12 जनवरी किसकी बर्थ एनिवर्सरी आती है? स्वामी विवेकानंद की। पहली बार कब मनाया गया था? 1985 में। और जो डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर है उसने विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग को भी यहाँ पर अरेंज करा था। ठीक है, तो उसमें इन सब चीज़ों के ऊपर यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, एक चीज़ आप और जोड़ लेंगे यहाँ पे, स्वामी विवेकानंद आए हैं तो आप एक क्वेश्चन और जोड़ेंगे, इनकी बुक्स के नाम आप जोड़ लेंगे यहाँ पे साथ में, ताकि आपके पास ये चीज़ बनी रहे। ठीक है, तो इनकी बुक्स का नाम क्या क्या आ जाता है? तो आप याद रखेंगे, एक आ जाती है जनन योग, योगा भी कह देते हैं। ठीक है, एक आ जाएगी कर्म योग। ठीक है, उसके अलावा आ जाएगी भक्ति योगा। ठीक है, याद रखना। और एक और रह गई है जनन भक्ति, और उसके अलावा एक रह गई आपके पास राजयोग। ठीक है, तो ये आप इसके साथ ऐड कर लेंगे। ये किसकी किताबें आती है? स्वामी विवेकानंद की किताबें आती हैं। ठीक है, अगला वाला, अगला आता है आर्म्ड फोर्सेस वेटरन। वेटरन्स का मतलब हो गया बेटा ऐसे लोग जिन्होंने कहाँ पर अपनी सेवाएं दी हैं, जिन्होंने कहाँ पर अपनी सेवाएं दी हैं, हमारी आर्मी में अपनी सेवाएं दी हैं। ठीक है, तो एक्चुअली में कहता है आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे हम कब मनाते हैं? 14 जनवरी को। किन लोगों के लिए? तो उनके करेज, उनके डेडिकेशन और उनके सेक्रीफाइस। किन के सेक्रीफाइस? जिन्होंने कभी ना कभी आर्मी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। ठीक है, आर्मी में नहीं, आर्म्ड फोर्सेस में दिया है। आर्म्ड फोर्सेस में तीनों कवर हो जाएंगी। ठीक है, गौर करते हैं। कहता है 14 जनवरी को ही क्यों चूज किया गया? क्योंकि इस दिन हमारे इंडिया के पहले कमांडर इन चीफ के.एम. करियप्पा रिटायरमेंट हुई थी, उनकी रिटायरमेंट हुई थी। ठीक है, और वो कब कब गए थे आर्मी में? तो 15 जनवरी 1949 को। और 15 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? तो आप याद रखेंगे हम मनाते हैं आर्मी डे। ठीक है, तो ये आप इसके साथ याद ऐड कर लेंगे। ठीक है, आर्मी डे अगली करंट अफेयर में आपके पास कवर किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है आपके पास लास्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आता है, जिसका नाम क्या है? नेशनल स्टार्टअप डे। ठीक है, गौर करो, नेशनल स्टार्टअप डे की जब भी आप बात करेंगे तो स्टार्टअप इंडिया एक इनिशिएटिव था जो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री और इंटरनल ट्रेड ने इंट्रोड्यूस करा था 2016 में। ठीक है, तो इसी के तहत हम ये डे मनाते हैं। ठीक है, और इस डे के तहत हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? हम सेलिब्रेट करते हैं उन लोगों के कंट्रीब्यूशन को जिन्होंने देश को आगे बढ़ाने में, देश को आगे विकसित करने में और आगे जो भी विकसित होना है उसमें हमारी मदद करी है। ठीक है, तो ये थे आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आपको समझ में आए होंगे। जहाँ पे भी आपको डाउट रहेगा वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।